हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है आपके। तो आज हम करने वाले हैं सॉल्यूशन ऑफ दी मॉक टेस्ट पेपर फॉर सीए फाइनल आईडीटी, जो कि इंस्टीट्यूट ने इशू किया है फॉर नवंबर 24। और ये जो हम कर रहे हैं ये मॉक टेस्ट पेपर नंबर 1 है, जो कि आईसीएआई ने इशू किया है। इसमें 15 क्वेश्चंस एमसीक्यू और केस सिनेरियो बेस्ड है, जो कि हमको ऑब्जेक्टिवली हमको एमसीक्यू उसका करेक्ट आंसर सेलेक्ट करना है, और रिमेनिंग क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है। तो दोनों भी हम लोग इसमें कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। केस सिनेरियो नंबर 1, इसमें एक चीज मैं आपको बता देता हूँ। वर्किंग नोट्स शुड फॉर्म पार्ट ऑफ आंसर्स। तो ये सारा जनरली हर एग्जाम पेपर में लिखा रहता है कि जो भी आपके वर्किंग नोट्स है वो आंसर के पार्ट होने चाहिए। तो वो आपको ध्यान रखना है एग्जाम में भी, कि जो भी वर्किंग नोट बनाना है वो हमको वहां पे लिखना है आंसर के साथ ही। However, in answers to the questions in part 1, working notes are not required. तो पार्ट 1 क्या है? कंप्राइज ऑफ केस सिनेरियो बेस्ड एमसीक्यूज। तो पार्ट 1 में कोई वर्किंग नोट वहां बना के आने की जरूरत नहीं है। वहां पे हमको केवल वहां पे फाइनल आंसर लिख के आना है, लिख के क्या आना है, वहां पे सेलेक्ट करके आना है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। ये हम लोग कर रहे हैं सीरीज 1 है ये एमटीपी का, जो कि आईसीएआई ने इशू किया है फॉर नवंबर 24। नीरव लिमिटेड इज रजिस्टर्ड। तो ये क्या है? लिमिटेड है, यानी कंपनी है। तो ये हमको ध्यान रखना है पढ़ते टाइम क्वेश्चन को, कि ये जो भी है वो क्या है इसका। आई मीन इंडिविजुअल है, फर्म है, या कंपनी है। तीन ही चीजें हो सकती है मेजरली। इज रजिस्टर्ड विद द जुरिस्डिक्शनल। और ये क्या काम आती है? अपने आरसीएम वगैरह में, एग्जाम्शन वगैरह में ये काम आती है। इज रजिस्टर्ड विद द जुरिस्डिक्शनल जीएसटी अथॉरिटीज इन द स्टेट ऑफ राजस्थान। स्टेट को भी मार्क करना है, ताकि हमको सीजीएसटी निकालना है या आईजीएसटी निकालना है वो पता लगे। एंड ऑपरेट्स इन मल्टीपल बिजनेसेस। The principal business of Nero Limited is works contract service being provided to the customers by way of fabricating and installing the body for large transportation vehicles. The chassis of the vehicles are provided by the customers to Nero Limited. Nero Limited procures the material for fabrication and installs the same on the chassis against a lump sum agreed amount for material as well as services. तो जॉब वर्क की सर्विस प्रोवाइड कर रहा है बेसिकली, ये किसी और का चेसिस के ऊपर में फेब्रिकेशन कर रहा है, बॉडी बना के दे रहा है उसके ऊपर में, इंस्टॉलिंग द बॉडी। इन एडिशन टू दी अबोव बिजनेस, नीरव लिमिटेड रजिस्टर्ड एज जीटीए। अब वो जीटीए भी, जीटीए का भी काम करता है। इट ऑल्सो engaged in providing services of transportation of goods by road through its own fleet of trucks। इसके खुद के ट्रक है। जीएसटी चार्जेबल ऑन सच सर्विसेज एट 5%। 5% जीएसटी का रेट है जीटीए वाली सर्विस पे। नीरव लिमिटेड हैज नॉट एक्सरसाइज द ऑप्शन टू पे जीएसटी ऑन द सेम। जीटीए के केस में सप्लायर जो होता है उसके पास ऑप्शन होता है कि वो फॉरवर्ड चार्ज में टैक्स पेमेंट करने का ऑप्शन ले ले, नहीं तो फिर वो रिवर्स चार्ज में पेमेंट करना होता है रिसिपिएंट को। तो नीरव लिमिटेड ने यहाँ पे फॉरवर्ड चार्ज में लेने का ऑप्शन नहीं ऑप्ट किया है। नीरव लिमिटेड अपना फॉरवर्ड चार्ज में टैक्स पेमेंट नहीं करेगा। जो सर्विस रिसीवर है वही टैक्स पेमेंट करेगा यहाँ पे जीटीए सर्विसेज का। तो ये माथाफोड़ी जो है नीरो लिमिटेड ने अपने ऊपर नहीं ली है, लेकिन माथाफोड़ी नहीं लेने के भी कुछ ड्रॉबैक होते हैं। और जीएसटी का रेट है 5% जीटीए वाली इस सर्विस पे यहाँ पे। ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जनवरी, नीरो लिमिटेड अंडरटुक द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन: प्रोवाइडेड सर्विसेज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स टू मनोहर लिमिटेड, रजिस्टर्ड पर्सन अंडर जीएसटी इन द स्टेट ऑफ गुजरात। ये बंदा राजस्थान में। एंड रिसीव्ड एन अमाउंट ऑफ, तो गुजरात वाले को सर्विस दे रहा है। एंड रिसीव्ड एन अमाउंट ऑफ ₹10 lakhs एज कंसिडरेशन फॉर द सेम। तो ये इसकी सर्विस क्या हो गई? आउटवर्ड सप्लाई हो गई। ये सर्विस दे रहा है, और ये आरसीएम में किसको पेमेंट करना है? रिसीवर को पेमेंट करना है। आउटवर्ड सप्लाई है, ये आरसीएम में रिसीवर पेमेंट करेगा। उसके बाद बात आ जाती है
परचेस टायर फॉर इट्स ऑन फ्लीट ऑफ ट्रक्स, इसके खुद के ट्रक के लिए इसने टायर खरीदे हैं। यूज्ड फॉर प्रोवाइडिंग सर्विसेज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय रोड, ये जो सर्विस देता है उसके लिए। एंड पेड एन अमाउंट ऑफ ₹1 लाख ऑन सच परचेज, ₹1 लाख का इसने अमाउंट पेमेंट किया है वेंडर को। तो अब बताओ कि इसमें इसको आईटीसी मिलेगा या नहीं मिलेगा इस केस में। तो ये बहुत ट्रिकी पॉइंट है। ये पर्सन ट्रक के लिए टायर बाय कर रहा है और ये ट्रक को जीटीए सर्विस देने के लिए यूज करता है, और जीटीए सर्विसेज जो ये दे रहा है वो आरसीएम में रिसिपेंट टैक्स पेमेंट करता है इस चीज का। तो हमने स्टडी किया था कि जो रिवर्स चार्ज की जो सप्लाई होती है, नीरव लिमिटेड की जो सप्लाई है, जो ये रिवर्स चार्ज में कर रहा है, जीटीए सर्विस की सप्लाई कर रहा है, वो नीरव लिमिटेड के लिए एक एग्जेम्प्टेड टर्नओवर माना जाता है। इसके लिए एक तरह से ये एग्जेम्प्टेड सेल है, क्योंकि ये खुद तो टैक्स पेमेंट नहीं कर रहा, मतलब एग्जेम्प्टेड माना जाता है फॉर द पर्पज ऑफ आईटीसी, आईटीसी के पर्पज से, आईटीसी के पर्पज से। एंड रूल 42 43 की जो वर्किंग है कॉमन क्रेडिट रिवर्सल की, उसके पर्सपेक्टिव से ये जो टर्नओवर है इसका रिवर्स चार्ज वाला, उसको एग्जेम्प्टेड टर्नओवर माना जाता है। तो क्योंकि ये इसका एग्जेम्प्टेड टर्नओवर है फॉर द पर्पज ऑफ आईटीसी, इसको इसका आईटीसी नहीं मिलेगा, इसका आईटीसी इसको नहीं मिलेगा। और आईटीसी नहीं मिलेगा उसको डिटरमाइन करने के लिए एक और फैक्टर ये देखना है कि ये जो जीटीए सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, ये तो रिवर्स चार्ज में प्रोवाइड कर रहा है वैसे तो वैसे भी रिवर्स चार्ज में अगर कर रहा है, रिसिपेंट लाइबल है, तो नीरव लिमिटेड को इस बिजनेस का जो भी इस बिजनेस से रिलेटेड जो भी एक्सपेंसेस है उसका आईटीसी इसको नहीं मिलेगा। Purchased a machinery with an advanced technology for fabrication of body for luxury buses amounting to 50 lakhs. The machinery is installed at Nirav Limited premises and same was purchased from BLM Limited. नीरव के राजस्थान में प्रीमाइस पे इसको इंस्टॉल किया, बीएलएम से बाय किया। रजिस्टर्ड पर्सन इन द स्टेट ऑफ राजस्थान, राजस्थान का ही बंदा है ये बीएलएम भी, सेम स्टेट से बाय किया हमने। बीएलएम लिमिटेड प्रोक्योर्ड सच मशीनरी फ्रॉम साकेत लिमिटेड, रजिस्टर्ड पर्सन अंडर महाराष्ट्र, ये भी किसी और से बाय कर रहा है बीएलएम भी, जो कि महाराष्ट्र में है वो बंदा। द डिलीवरी वॉज मेड बाय साकेत लिमिटेड डायरेक्टली एट द प्रीमाइसेस ऑफ नीरव लिमिटेड। साकेत ने जो डिलीवरी करी डायरेक्टली नीरव की प्रीमाइस पे करी है। एंड इंस्टॉलेशन वर्क वाज कैरिड आउट बाय द इंजीनियर्स ऑफ साकेत लिमिटेड, और साकेत लिमिटेड के इंजीनियर्स आए और वही आके यहाँ पे इंस्टॉल करके जा रहे हैं नीरव की प्रीमाइस पे। बीएलएम तो केवल इसमें बीच में है जो कि ट्रांजेक्शन को कर रहा है ये भी, मतलब बिल टू शिप टू मॉडल हो गया ये। द अमाउंट चार्ज बाय साकेत लिमिटेड फ्रॉम बीएलएम लिमिटेड वॉज 42 लैक्स। तो साकेत ने बीएलएम से 42 लिए और बीएलएम ने आगे नीरव को चिपका दिया 50 लाख में। कुछ नहीं किया, बैठे बैठे 8 लाख रुपए कमा लिए, मस्त बिजनेस है। इंस्टॉलेशन भी वही आके करके गए। तो अब इस केस में बताओ कि दो ट्रांजेक्शन हो गए यहाँ पे, साकेत बीएलएम एंड यहाँ पे नीरव। तो साकेत बीएलएम को इनवॉइस रेज करेगा और बीएलएम नीरव को इनवॉइस रेज करेगा। इनवॉइस नंबर 1, इनवॉइस नंबर 2, ये कहलाता है बिल टू शिप टू ट्रांजेक्शन। साकेत ने बिल किया बीएलएम को, लेकिन गुड्स सीधे भेज दिया नीरव को। ठीक है, और ये अब यहाँ पे इंस्टॉलेशन हो रहा है, नीरव राजस्थान में है, बीएलएम राजस्थान में है, साकेत महाराष्ट्र में। तो अब ये क्वेश्चन ये उठता है कि भाई जो राजस्थान में ये मशीन इंस्टॉल हुई है और दो इनवॉइसेस बन रहे हैं, यहां से यहाँ का एक इनवॉइस बन रहा है और यहां से यहाँ का एक इनवॉइस बन रहा है। तो ऐसे केस में दोनों तो राजस्थान में ही है वैसे भी, बीएलएम भी राजस्थान में। तो ऐसे केस में जो प्लेस ऑफ सप्लाई जो होगा वो क्या होगा? तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि महाराष्ट्र साकेत ने जो बिलिंग किया है बीएलएम राजस्थान को, उसका प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? तो क्योंकि ये मशीन को इंस्टॉल किया जा रहा है, अभी हम लोग इसका क्वेश्चन आएंगे तब देखेंगे। नीरव लिमिटेड, तो इसको नीरव को जो है 50 लाख रुपए का जो मशीन है, इसके लिए इनवर्ट सप्लाई हो गई है
जो कि इसको फॉरवर्ड चार्ज में टैक्स लग के आ रही है, आईटीसी मिल जाएगा इसको। फॉरवर्ड चार्ज में लग के आ रही है, आईटीसी मिल जाएगा 50 लाख रुपए के ऊपर। इस अमाउंट के ऊपर इसको आईटीसी मिल जाएगा। नीरव लिमिटेड प्रोक्योर्ड सर्टेन इंजीनियरिंग सर्विसेज फॉर इट्स फैब्रिकेशन बिजनेस थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड फ्रॉम बसीला इंकॉर्पोरेशन, अ कंपनी लोकेटेड इन इटली। इंजीनियरिंग सर्विसेज ले रहा है। द कंसिडरेशन पेड टू बसीला इंकॉर्पोरेशन वॉज 15 lakhs। इंजीनियरिंग सर्विस का 15 लाख रुपीज का इसने पेमेंट किया है। फर्दर certain goods were sent by Nirav Limited for carrying out repair work on the same to Bachila Incorporation. The consideration paid for such repair work was rupees 5 lakh। तो दो अलग अलग पेमेंट किए इसमें। 15 लाख तो इंजीनियरिंग सर्विसेज का पेमेंट किया है, तो ये इस केस में इसको इंपोर्ट ऑफ सर्विस हो गई। इंपोर्ट ऑफ सर्विस पे लगता है रिवर्स चार्ज, तो ये रिवर्स चार्ज में इसका पेमेंट करेगा। इनपुट है इसके लिए, ये आरसीएम में इसका पेमेंट करेगा, और आरसीएम में पेमेंट करेगा तो इसको इसका आईटीसी भी मिल जाएगा। इनपुट सर्विसेज आरसीएम में पेमेंट करेगा, और इनपुट सर्विसेज जो आरसीएम में पेमेंट करता है उसका आईटीसी इसको मिल जाता है सब्जेक्ट टू दी कंडीशंस। तो यहाँ पे और कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, इसका आईटीसी इसको मिल जाएगा 15 लाख रुपीज का। अब बात करते हैं 5 लाख रुपीज की। 5 लाख रुपीज के केस में इसने गुड्स भेजे वहां पे उसने उसके ऊपर रिपेयरिंग किया और इसने 5 लाख रुपीज का उसको पेमेंट किया। तो उस केस में ये प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? तो यहाँ पे दो पार्टी है, एक इंडिया की पार्टी है, एक आउटसाइड इंडिया की पार्टी है। तो यहाँ पे सेक्शन 13 लगेगा, प्लेस ऑफ सप्लाई वाला सेक्शन 13 लगेगा। सेक्शन 13 ये बोलता है कि अगर किसी गुड्स पे वर्क किया जा रहा है तो जो गुड्स का लोकेशन होता है वही प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाता है। तो गुड्स हमने बाहर भेजा था आउटसाइड इंडिया, तो पीओएस हो जाएगा आउटसाइड इंडिया। और अगर पीओएस आउटसाइड इंडिया हो गया तो उसमें उस केस में यहाँ पे इंडिया में जीएसटी नहीं आएगा। अगर पीओएस आउटसाइड इंडिया है तो इंडिया में उसका जीएसटी आएगा ही नहीं। और ये जो बंदा है 5 लाख का जो पेमेंट कर रहा है, इसको इसमें रिवर्स चार्ज में टैक्स पेमेंट करने की जरूरत नहीं है, इस पे जीएसटी नहीं आएगा, नो जीएसटी। Provided services of transportation of goods to BPG Limited, its related party, and received an amount of rupees 5 lakh. The arm's length amount of such services provided to third party unrelated customers was 7 lakh। तो अगर रिलेटेड पर्सन को सर्विस दी जा रही है तो ओपन मार्केट वैल्यू हमको देखनी होती है, उस वैल्यू पर टैक्स लगता है। तो यहाँ पे 7 लाख रुपीज पे टैक्स की लाइबिलिटी आएगी इसकी। बट ये तो अदरवाइज भी रिवर्स चार्ज में है, तो रिवर्स चार्ज में ये खुद तो टैक्स पेमेंट करेगा नहीं, रिसीवर टैक्स पेमेंट करेगा। तो ये आउटवर्ड सप्लाई है जो कि आरसीएम में टैक्सेबल है, मतलब रिसीवर टैक्स पेमेंट करेगा। नीरव लिमिटेड सोल्ड स्क्रैप रिलेटिंग टू फैब्रिकेशन बिजनेस अमाउंटिंग टू रुपीज 5 लाख। स्क्रैप सेल पे सीधा सीधा आउटवर्ड सप्लाई है, फॉरवर्ड चार्ज में टैक्स पेमेंट करना है। परचेज्ड गुड्स रिलेटिंग टू फैब्रिकेशन बिजनेस फॉर रुपीज 10 lakhs, आउट ऑफ विच गुड्स वर्थ रुपीज 1 lakh वर स्टोलन फ्रॉम द प्रीमाइसेज ऑफ नीरव लिमिटेड। 10 lakhs के गुड्स बाय किए थे, 1 लाख रुपीज के चोरी हो गए। तो जो गुड्स चोरी हो गए, स्टोलन हो गए, उसका आईटीसी इसको नहीं मिलेगा एज पर सेक्शन 17 सबसेक्शन 5। गुड्स लॉस्ट, स्टोलन, डिस्ट्रॉयड, रिटर्न ऑफ, सैंपल और गिफ्ट, इसका आईटीसी नहीं मिलता है। तो 1 लाख रुपीज के ऊपर में आईटीसी नहीं मिलेगा, 9 लाख रुपीज का इसको आईटीसी यहाँ पे मिल जाएगा। तो इनवर्ड ये इसकी सर्विस इनवर्ड है, फॉरवर्ड चार्ज के अंदर में इसको आईटीसी मिल जाएगा। फॉरवर्ड चार्ज में इनवर्ड सर्विसेज है 9 लाख रुपीज का अमाउंट पे। Received an advance of rupees 10 lakhs for fabrication work on new chassis and 10 lakhs रुपीज का इसको एडवांस मिला है, एंड 3 lakhs टुवर्ड्स ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स सर्विसेज, और 3 lakhs मिला है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स के अगेंस्ट में एडवांस। ये भी अच्छा पॉइंट है। फ्रॉम करीम लिमिटेड, रजिस्टर्ड पर्सन अंडर जीएसटी इन द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। अब ये करीम जो है वो मध्य प्रदेश का है, यानी आईजीएसटी में आएगा, ये आईजीएसटी का ट्रांजेक्शन हो गया। और 10 लाख रुपीज तो इसको फैब्रिकेशन वर्क का मिला है,
फैब्रिकेशन वर्क जो है वो सर्विसेज है, और सर्विस के अगेंस्ट में अगर एडवांस मिलता है तो उस पर उसको एडवांस के टाइम पे जीएसटी पे करना होता है। हमने टाइम ऑफ सप्लाई चैप्टर में स्टडी किया था, तो इसके ऊपर में इसको आउटवर्ड सप्लाई की तरह इसके ऊपर में जीएसटी आ जाएगा फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में। और जो 3 लाख रुपीज का जो अमाउंट है वो उसने जीटीए सर्विस का एडवांस मिला है। तो क्योंकि जीटीए सर्विसेज आरसीएम में टैक्स पेमेंट करना होता, तो जो रिसिपिएंट है वो टैक्स पेमेंट करेगा इसका। इसको खुद को टेंशन नहीं है, इसको कोई टैक्स पेमेंट करने की जरूरत नहीं है 3 लाख रुपीज पे। द ओपनिंग बैलेंस ऑफ आईटीसी फॉर द रिलीवेंट टैक्स पीरियड इज नील। ऑल अदर अमाउंट्स आर एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी। 18% जीएसटी रेट है जहां पे नहीं दिया हुआ है, अनलेस स्पेसिफाइड अदरवाइज। जहां पे ऑलरेडी 5% यहाँ पे बोल दिया है जीटीए के लिए, तो 5% लेना है, बाकी सबके लिए 18% लेना है। क्वेश्चन नंबर 1, डिटरमाइन द नेट जीएसटी लाइबिलिटी पेएबल इन कैश। कैश में पेमेंट करने की लाइबिलिटी कैलकुलेट करनी है। तो स्टार्ट करते हैं। और सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी का अलग अलग नहीं लेना, टोटल अमाउंट ही यहाँ पे हमको लेने की जरूरत है। तो स्टार्ट करते हैं। आउटवर्ड में आरसीएम लाइबिलिटी है, तो इसमें तो इसको टैक्स पेमेंट करना ही नहीं है। इसने आउटवर्ड सप्लाई करी है जिसमें रिसिपेंट आरसीएम में टैक्स पेमेंट करेगा। आईटीसी यहाँ पे मिलना नहीं है, तो इसको इग्नोर करना है। यहाँ पे इनवर्ड सप्लाई है जो कि फॉरवर्ड चार्ज में टैक्स लगाया है वेंडर ने, तो इस पर 50 लाख रुपीज पे इसको आईटीसी मिल जाएगा। तो एक तो इसके पास में आ गया आईटीसी 50 लाख रुपीज का 18%। 9 लाख रुपीज का आईटीसी एक आ गया इसके पास। तो आईटीसी का वर्किंग हम एक अलग करेंगे और लाइबिलिटी का अलग करेंगे, और एक आरसीएम लाइबिलिटी का अलग करेंगे। इसके बाद फिर से इसका यहाँ पे इनवर्ट सप्लाई हुआ है जो कि आरसीएम में टैक्सेबल, तो इसको आईटीसी मिल जाएगा। 15 लाख का अमाउंट है, सॉरी 15 लाख का अमाउंट है, उस पर 18%। 15 लाख का अमाउंट है, उस पर 18%। 2.7 लाख, ये तो इसका आईटीसी आ गया। और आरसीएम में लाइबिलिटी आ जाएगा इसका सेम अमाउंट का 2.7 लाख। भाई आरसी जो भी रिवर्स चार्ज में होता है उसका, वो रिवर्स चार्ज में केस पेमेंट लाइबिलिटी का पेमेंट करता है और उसका आईटीसी ले लेता है वापस से। आउटवर्ड आरसीएम में इसको तो कुछ पेमेंट करना नहीं है। यहाँ पे आउटवर्ड फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म, यहाँ पे इसको लाइबिलिटी का पेमेंट करना है। 5 लाख रुपीज का इसने सर्विस प्रोवाइड किया है, तो लाइबिलिटी यहाँ पे 5 लाख रुपीज का एक सर्विस प्रोवाइड हुआ है। उसके बाद में इनवर्ट सप्लाई है फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में, ये अगेन इसने बाई किया है जिसमें 9 लाख रुपीज पे इसको आईटीसी मिल जाएगा। तो 9 लाख रुपीज पे 18% के रेट से इसको आईटीसी मिल जाएगा 1.62 lakhs। उसके बाद आउटवर्ड सप्लाई है फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में 10 लाख रुपीज की वैल्यू पे इसको टैक्स पेमेंट करना है। तो 10 lakhs पे आउटवर्ड सप्लाई एक 5 लाख की एक अलग थी, एक 10 lakhs की और है, तो टोटल मिला के 15 लाख रुपीज की इसकी आउटवर्ड सप्लाई हो गई। इस पे 18% की जीएसटी रेट है, तो ये अमाउंट आ गया 18 का 2.7 लाख रुपीज का इसका आउटवर्ड सप्लाई हो गया। तो आउटवर्ड सप्लाई इसका हो गया 2.7 का। आईटीसी इसके पास 9 lakhs की है, 2.7 बहुत सारी आईटीसी है इसके पास में, और आरसीएम लाइबिलिटीज की 2.7 की है। क्वेश्चन पूछा गया है डिटरमाइन द नेट जीएसटी लाइबिलिटी। नेट लाइबिलिटीज की कितनी है पेएबल इन कैश, कैश में कितना पेमेंट करना है। तो आउटवर्ड लाइबिलिटी तो इतनी सी है, आईटीसी इसके पास बहुत सारी है, तो आउटवर्ड लाइबिलिटी में तो कुछ कैश पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। केवल जो आरसीएम की जो लाइबिलिटी है वो ऑलवेज कैश में पेमेंट करनी होती है, भले ही आपके पास कितना भी आईटीसी होने दो, तो ये अमाउंट उसको कैश में पेमेंट करना पड़ेगा 2.7 का। नेक्स्ट है व्हाट शेल बी द टोटल एलिजिबल आईटीसी अवेलेबल टू नीरव लिमिटेड फॉर द मंथ ऑफ जनवरी। कितनी आईटीसी उसके पास अवेलेबल है, तो ये हम ऐड करेंगे। 13.32 लाख रुपीज का आईटीसी इसके पास में अवेलेबल हो जाएगा जनवरी मंथ में। इसका टोटल एलिजिबल आईटीसी है ये वाला अमाउंट। नेक्स्ट है वेदर बसीला इनकॉर्पोरेशन इज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन इन इंडिया टू डिस्चार्ज जीएसटी लाइबिलिटी। क्या बसीला जो फॉरेन में बैठा हुआ है, फॉरेन पार्टी है,
और इंडियन पर्सन को सर्विस दे रहा है और इंडियन का पर्सन रजिस्टर्ड है और वो कौन सी सर्विस दे रहा है? इंजीनियरिंग सर्विसेज दे रहा है और रिपेयर सर्विस दे रहा है। तो अगर इंडिया का पर्सन रजिस्टर्ड है तो उस इंडिया वाले पर्सन को रिवर्स चार्ज में टैक्स पेमेंट करना है। फॉरेन की पार्टी को यहाँ रजिस्ट्रेशन उस केस में लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसको टैक्स पेमेंट करना नहीं है फॉरेन की पार्टी। इफ यस, तो इसका आंसर तो नो ही है। नो, बसिला इनकॉर्पोरेशन इज नॉट रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन इन इंडिया फॉर डिस्चार्जिंग जीएसटी लायबिलिटी। जीएसटी लायबिलिटी ऑफ बसिला इनकॉर्पोरेशन इज नील। Determine the GST liability of Nirav Limited on services of transportation of goods provided to BPG Limited। अब इन्होंने यहाँ पे गूगली मारी है। नीरव लिमिटेड ने जो बीपीजी लिमिटेड को सर्विस दी है उसमें हमने देखा था कि ये रिलेटेड पार्टी है बीपीजी, तो उसका वैल्यू ऑफ सप्लाई, तो जो ओपन मार्केट वैल्यू है, आर्म्स लेंथ प्राइस है जो 7 लाख रुपीज है यहाँ क्वेश्चन में, 7 लाख रुपीज है, उस पे ये हमारा आता है वैल्यू ऑफ सप्लाई। लेकिन इसमें गूगली ये है कि भाई ये जो बंदा नीरव, ये तो रिवर्स चार्ज में ये जीटीए सर्विस प्रोवाइड कर रहा है और ये रिवर्स चार्ज में टैक्सेबल है जीटीए सर्विस। तो नीरव लिमिटेड को डिटरमाइन द जीएसटी लायबिलिटी ऑफ नीरव लिमिटेड, तो जीएसटी लायबिलिटी तो कुछ पेमेंट करना ही नहीं है नीरव लिमिटेड को, पेमेंट करेगा बीपीजी। और बीपीजी कितनी वैल्यू पे पेमेंट करेगा? वो 7 लाख रुपीज पे पेमेंट करेगा बेचारा रिवर्स चार्ज में। बट नीरव को कुछ पेमेंट नहीं करना, तो यहाँ पे नील अमाउंट आ जाएगा। इन केस ऑफ मशीनरी सोल्ड, तो यहाँ पे अपने को बहुत ही माइंडफुल रहना है कि एक चीज को हमने वैल्यू ऑफ सप्लाई हमने सोचा कि अरे यार 5 लाख नहीं आएगा, 7 लाख आएगा, 7 लाख रुपीज पे लगाना है, लेकिन दूसरा कॉन्सेप्ट हमको इग्नोर नहीं मारना है। तो चुपके से क्या करते हैं कि किसी चीज को ऐसा हाईलाइट कर देते हैं कि बच्चों को लगेगा कि हाँ यार इसका हमको ऐसे करना है। इन केस ऑफ मशीनरी सोल्ड एंड फैब्रिकेटेड बाई साकेत लिमिटेड, जो साकेत लिमिटेड ने मशीनरी सेल करी है, किसने? साकेत। किसको करी है? बीएलएम को करी है। बिल तो इनवॉइस तो बीएलएम के नाम पे काटा है इसने। द प्लेस ऑफ सप्लाई एंड टैक्स चार्ज सेल बी, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा और टैक्स कौन सा लगेगा? तो लोकेशन ऑफ साकेत, अब देखो ये होने को बिल टू शिप टू वाला ट्रांजेक्शन है, जिसके अकॉर्डिंगली नॉर्मल बिल टू शिप टू ट्रांजेक्शन में क्या होता है कि जो लोकेशन ऑफ बिल टू होती है वो पीयूएस होती है नॉर्मल कोर्स में। बिल टू शिप टू के केस में जो लोकेशन ऑफ रिसीवर होती है, लोकेशन ऑफ बिल टू पार्टी इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। लेकिन ये इंस्टॉलेशन सर्विस है, मतलब इसने इंस्टॉल किया है वहां जाके, अगर उसने जाके इंस्टॉल किया है मशीन को, तो जो इंस्टॉलेशन का जो लोकेशन है जहां पे मशीन को इंस्टॉल किया जा रहा है वो होता है प्लेस ऑफ सप्लाई, भले ही फिर वो बिल टू शिप टू ट्रांजेक्शन है तो भी। इसलिए यहाँ पे लोकेशन ऑफ नीरव लिमिटेड विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। तो इसमें चारों में से एक ही आ रहा है और आईजीएसटी लगेगा। ऑब्वियसली हमने डिस्कस किया था इस बात को कि आईजीएसटी लगेगा, क्योंकि ये जो है अच्छा आईजीएसटी इसलिए लगेगा क्योंकि हम बात कर रहे हैं साकेत और बीएलएम के बीच के ट्रांजेक्शन की। तो साकेत महाराष्ट्र का है, बीएलएम राजस्थान का है, सॉरी प्लेस ऑफ सप्लाई वैसे भी राजस्थान है, सप्लायर का लोकेशन महाराष्ट्र है, तो आईजीएसटी लगेगा। और आईजीएसटी कितना आ जाएगा? 7.56 लाख रुपीज। क्यों? क्योंकि ये जो इन दोनों के बीच का ट्रांजेक्शन हो रहा है साकेत और बीएलएम, ये अमाउंट है 42 लाख रुपीज का, इसके बीच में 50 लाख रुपीज का। हमसे क्वेश्चन पूछा है इसके और इसके बीच के ट्रांजेक्शन पे कितना जीएसटी आएगा, तो इसके बीच में तो 42 लाख का ही 18% निकालेंगे ना भाई, इसलिए 7.56 लाख का आंसर यहाँ पे आ जाए। Epson Incorporation is an entity incorporated in USA and engaged in provision of various IT related services directly as well as through its subsidiaries located across the world. रिलेटेड अक्रॉस द वर्ल्ड ये दे रहा है सब्सिडीज के थ्रू भी। ये एप्सॉन स्पॉन इनकॉर्पोरेशन यूएस की कंपनी है। इन इंडिया स्पॉन इंडिया के नाम से इसने कंपनी बनाई, सब्सिडरी ऑफ स्पॉन इनकॉर्पोरेशन। तो एक कंपनी वहां पे, एक कंपनी इसने यहाँ पे इंडिया में बना ली।
is registered under GST in the state of Karnataka and providing services to across India. Aspen Incorporation provides cloud-based storage services to its customers. कौन सी सर्विस दे रहा है? क्लाउड बेस्ड स्टोरेज सर्विसेज टू इट्स कस्टमर्स, बिजनेस एंटिटीज एंड नॉन बिजनेस एंटिटीज इन इंडिया. कौन दे रहा है? एस्पोन इनकॉर्पोरेशन. द कस्टमर्स कैन सब्सक्राइब टू द सर्विसेज बाय मेकिंग ऑनलाइन पेमेंट directly to Spon Incorporation's bank account through internet banking and other modes. The terms and conditions for such services are entered between Spon Incorporation and customers directly without involvement of any third party. तो ये कौन सी सर्विस दे रहा है? क्लाउड बेस्ड स्टोरेज सर्विसेज. मतलब हमारा कोई डेटा जो है, जैसे हम गूगल ड्राइव पे सेव करते हैं, वैसे ही कोई बिजनेस वाला या नॉन बिजनेस वाला इस तरह की ड्राइव पे सेव कर सकता है अपने डेटा को. स्टोरेज ले लेगा 10 GB 20 GB. तो ये जो सर्विस दे रहा है, ये कौन सी सर्विस हो गई? OIDAR. OIDAR सर्विस हो गई. ऑनलाइन इंफॉर्मेशन एंड डेटाबेस एक्सेस एंड रिट्रीवल सर्विसेज. क्योंकि इसमें कोई ह्यूमन इंटरफेरेंस है ही नहीं, ये ऑटोमेटिकली बाय वे ऑफ IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा ये सर्विसेज प्रोवाइड करी जा रही है. कोई इसमें मैनुअल इंटरवेंशन नहीं है. तो ये हो गई OIDAR सर्विसेज. In case of any issue, the customer can call and log the issue at the customer help center which is operated by Spon India. कस्टमर सेंटर, या तो कॉल सेंटर बना रखा है स्पोन इंडिया वाले को बेचारे को, ऑन प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल बेसिस. फॉर ऑपरेशन ऑफ सच कस्टमर हेल्प सेंटर, Spon India is paid on cost plus 10% basis by Spon Incorporation on monthly basis. तो कॉस्ट प्लस 10% इसको मिलता है, स्पोन इंडिया को पैसा मिलता है स्पोन यूएसए से. और ये प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल बेसिस पे ट्रांजैक्शन हो रहा है इनके आपस में. तो इसको, ये नॉर्मल सप्लाई का ट्रांजैक्शन है इसके लिए, स्पोन इंडिया के लिए. मतलब ये एक्चुअली एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज हो गई इसकी. फर्दर, Spon India is engaged in promotion and marketing of cloud-based storage services on principal to principal basis in India for Spon Incorporation. और यहाँ पे है मंथली बेसिस पे पेमेंट मिलता है कॉस्ट प्लस 20% पे. वहां कॉस्ट प्लस 10% मिल रहा था, यहाँ पे 20 है. कोई खास फर्क नहीं है. दोनों सर्विसेज का नेचर, मतलब ये भी एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज ही मानी जाएगी, वो भी एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज ही मानी जाएगी. The promotional and marketing activities are carried out in the name of Spon Incorporation without any reference to operations of Spon India. ठीक है. तो इसका प्लेस ऑफ सप्लाई जो होगा वो आउटसाइड इंडिया ही होगा. इंडिया में प्लेस ऑफ सप्लाई नहीं होगा इसका, क्योंकि ये जो स्पोन इंडिया जो सर्विस प्रोवाइड कर रही है, ये इंटरमीडिएटरी सर्विस नहीं है. इसलिए यहाँ पे बोला जा रहा है बार बार प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल बेसिस पर सर्विस प्रोवाइड करी जा रही है. कोई तीन पार्टी इन्वॉल्व नहीं है इसके अंदर में, इसलिए ये इंटरमीडिएटरी सर्विसेज नहीं है. तो इंटरमीडिएट सर्विस नहीं है, तो उसका प्लेस ऑफ सप्लाई जो है वो आउटसाइड इंडिया है, और यहाँ पे इसको एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस बन जाएगा इसके लिए. उसके बाद बात करते हैं स्पोन इनकॉर्पोरेशन ऑनलाइन स्पेस फॉर एडवर्टाइजमेंट ऑन इंटरनेट. Spon Incorporation has agreed to sell such online advertising space to Spon India for 5 crore rupees per month. Spon India sells such advertising space to its customers in India on its own account. ये उससे इंपोर्ट कर रहा है और ये अपने नाम से यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट स्पेस को सेल कर रहा है. ऑनलाइन स्पेस इसके पास अवेलेबल है, उसको सेल कर रहा है. कोई फेसबुक वगैरह पे किसी को कुछ एड वेड डालना हो तो वो उसका इसको पैसा देंगे और वो एड डाल देंगे. ये ऑनलाइन स्पेस की बात चल रही है, फिजिकल स्पेस की बात नहीं चल रही पहले. तो फिजिकल स्पेस अगर होता है तो उसमें पीओएस के प्रोविजन डिफरेंट है, प्लेस ऑफ सप्लाई के प्रोविजन डिफरेंट है. ये ऑनलाइन स्पेस है, इसमें नॉर्मल प्रोविजन लगेंगे प्लेस ऑफ सप्लाई के. द कॉन्ट्रेक्चुअल अरेंजमेंट फॉर सेल ऑफ सच एडवर्टाइजिंग स्पेस इज बिटवीन द कस्टमर एंड स्पोन इंडिया. तो इंडिया वाले कस्टमर को तो स्पोन इंडिया सर्विस प्रोवाइड करता है. तो जो 5 करोड़ रुपए पर मंथ पेमेंट कर रहा है स्पोन इंडिया वाला, उसके लिए ये हो गई इनवर्ट सर्विसेज, जिसमें इसको RCM में पेमेंट करना है इंडिया वाले को. क्योंकि इंडिया वाला GST में रजिस्टर्ड है
तो अगर जीएसटी में रजिस्टर्ड पर्सन अगर इंपोर्ट करता है, चाहे वो ओआईडीएआर सर्विसेज करो चाहे कोई सी भी सर्विसेज करो, इंडियन पर्सन जो रजिस्टर्ड है इंडिया में वो ही रिवर्स चार्ज में पेमेंट करता है उसको। Spon Incorporation provides technology support to Spon India and charges royalty from Spon India for such technology support at fixed charge of 25 lakhs per month. The royalty paid is exclusively related to business of advertising space of Spon India. तो इसमें स्पॉन इंडिया के बिजनेस के लिए ये भी इसके लिए इनवर्ट सप्लाई हो गई, जो कि आरसीएम में पेमेंट करेगा इंडिया वाला। In addition to above information, during the month of January, Spon India has incurred following expenses. Expenses exclusively related to operation of call center ऑपरेट करने का एक्सपेंसेस हुआ 75 लाख रुपीज का। ये इसके लिए इनवर्ट सप्लाई है, इसको आईटीसी मिल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आईटीसी इसका मिल जाएगा, क्योंकि कॉल सेंटर को ऑपरेट करने का ये खर्चा कर रहा है और कॉल सेंटर का जो ये आगे बिलिंग कर देता है स्पॉन इनकॉर्पोरेशन को, यूएसए वाले को, अपना 10% और 20% मार्जिन ऐड करके। Expenses exclusively related to promotion and marketing services for Spawn Incorporation 50 lakhs rupees। तो हमने देखा था ये दो तरह की सर्विसेज देता है, ये यहाँ पे इंडिया में इसने खर्चा किया है और ये खर्चा करके वो स्पॉन इनकॉर्पोरेशन यूएसए को सर्विस दे रहा है। स्पॉन इंडिया एंड एन, तो ये इसके लिए आईटीसी दोनों का मिल जाएगा, इसको आईटीसी में कोई दिक्कत नहीं है। स्पॉन इंडिया earned an income of ₹8 crore from sale of online advertising space in India। तो इसके लिए आउटवर्ड सर्विसेज हो गई है और फॉरवर्ड चार्ज में इसको टैक्स पेमेंट करना है, किसको, स्पॉन इंडिया को। स्पॉन इनकॉर्पोरेशन earned an income of ₹10 crore from नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रिसिपिएंट कस्टमर्स। मतलब इंडिया के जो अनरजिस्टर्ड कस्टमर्स थे, जिसको 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 डिफाइन किया हुआ है एज ए नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रिसिपिएंट फ्रॉम क्लाउड बेस्ड स्टोरेज सर्विसेज। तो इन्होंने क्लाउड सर्विस प्रोवाइड करी इंडिया के अनरजिस्टर्ड कस्टमर्स को, 10 करोड़ रुपीस कमाए किसने, स्पॉन इनकॉर्पोरेशन ने। तो ओआईडीएआर सर्विस हो गई है। ओआईडीएआर सर्विस अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन को दी जा रही है इंडिया वाले को, तो टैक्स पेमेंट कौन करेगा, स्पॉन, ये फॉरेन पार्टी जो है स्पॉन इनकॉर्पोरेशन यहाँ पे टैक्स पेमेंट करेगा इसका। तो इंडिया में इसको रजिस्ट्रेशन लेके इंडिया में इसको टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि ओआईडीएआर सर्विसेज में जो अगर सर्विस प्रोवाइडर आउटसाइड इंडिया का है और सर्विस रिसिपिएंट अगर एनटीओआर है, अनरजिस्टर्ड है और नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रिसिपिएंट है, तो सर्विस प्रोवाइडर को रिवर्स चार्ज में, सर्विस प्रोवाइडर को इंडिया में रजिस्ट्रेशन लेके और टैक्स पेमेंट करना होता है। ओपनिंग बैलेंस नील है, 18% जीएसटी मानना है और सब। एक्सपोर्ट्स मेड बाय स्पॉन इंडिया आर थ्रू फर्निशिंग ऑफ एलयूटी विदाउट पेमेंट ऑफ आईजीएसटी। एक्सपोर्ट करने के दो तरीके हो सकते हैं, इसने कौन सा वाला चूज किया, एलयूटी फर्निश करके इसने विदाउट आईजीएसटी का पेमेंट करके ये एक्सपोर्ट कर रहा है। यानी कि इसने जो भी एक्सपोर्ट किया है, एक्सपोर्ट क्या किया है इसने, स्पॉन इंडिया वाले ने स्पॉन यूएसए वाले को सर्विस दी है, उस पर इसने कोई जीएसटी का लाइबिलिटी पेमेंट नहीं करना है। What shall be the output tax liability without any adjustment of ITC by Spon India? तो आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी कितनी है स्पॉन इंडिया वाले की बिना आईटीसी लिए? तो यहां से हम देखना चालू करते हैं। तो ये तो इसकी इनवर्ट सप्लाई है, इसने क्वेश्चन क्या पूछा है, व्हाट शैल बी द आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी। केवल आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी बतानी है हमको, जो रिवर्स चार्ज में जो टैक्स लाइबिलिटी हमको पे करनी है इनवर्ट सप्लाई पे, वो यहाँ पे नहीं ऐड होनी है। केवल जो इसने सेल करी है स्पॉन इंडिया ने और उसके लिए इसको टैक्स पेमेंट करना है सब एज ए सप्लायर, वो ही हमको यहाँ पे बतानी है। तो ये तो इसके लिए इनवर्ट सप्लाई थी, ये इसके लिए इनवर्ट सप्लाई थी, ये इसके लिए आईटीसी था, और जो इसने बिलिंग किया स्पॉन इंडिया को ये खर्चा करके 10% और 20% ऐड करके, जो एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस इसने किया है वो उस पर जीएसटी नहीं आएगा, क्योंकि इसने एक्सपोर्ट किया एलयूटी फाइल करके, बिना जीएसटी के इसने एक्सपोर्ट किया, तो इसलिए उसके ऊपर भी जीएसटी नहीं आएगा। तो उसके बाद में केवल यही एक सर्विसेज है जिसपे इसको फॉरवर्ड चार्ज में टैक्स पेमेंट करना है, 8 करोड़ रुपीज की सर्विस है, उस पर 18% जीएसटी लगाएंगे। तो 8 करोड़ रुपीज पे 18% लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, 1 करोड़, आई मीन 8 करोड़ पे 18%,
तो ये हो जाएगा 1 करोड़ 44 lakhs। तो इसका आंसर आ जाएगा 1 करोड़ 44 lakhs। What shall be net GST liability of स्पॉन इनकॉर्पोरेशन? स्पॉन इंडिया नहीं, ये ध्यान रखना। स्पॉन 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 इनकॉर्पोरेशन की नेट जीएसटी लाइबिलिटी कितनी होगी? तो देखो, स्पॉन इनकॉर्पोरेशन तो आउटसाइड इंडिया में है, उसको तो कोई आईटीसी मिलता नहीं है आउटसाइड इंडिया वाले को, उसको कोई टैक्स वैसे लग के आता भी नहीं है। तो स्पॉन इनकॉर्पोरेशन को तो कुछ आईटी से तो कुछ मिलना नहीं है, केवल उसका लाइबिलिटी आएगा। और लाइबिलिटी कहाँ पे आएगा? ये हमने देखा था कि 10 करोड़ रुपीज का वो सर्विस दे रहा है, ओआईडीएआर सर्विस दे रहा है नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रिसिपिएंट को, इसके ऊपर में इसको जीएसटी पेमेंट करना पड़ेगा। तो इसका अमाउंट आ जाएगा 10 करोड़ पे 18%, 1.8 करोड़ का लाइबिलिटीज को पे करना पड़ेगा। प्लीज सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट स्पेशली इन रिलेशन टू सेल ऑफ ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय स्पॉन इनकॉर्पोरेशन टू स्पॉन इंडिया। Spawn Incorporation is providing online information and database access or retrieval services and is thus required to register in India under GST and discharge GST on forward charge basis. This is wrong. अगर कोई फॉरेन की पार्टी इंडिया की पार्टी को सर्विस प्रोवाइड कर रही है, बट जो इंडिया की पार्टी रजिस्टर्ड है, तो उस केस में चाहे वो ओआईडीएआर सर्विस ले रहे हो चाहे नॉर्मल सर्विस ले रहे हो, तो इंडिया की जो रजिस्टर्ड पार्टी है उसको ही रिवर्स चार्ज में टैक्स पेमेंट करना है। तो फॉरवर्ड चार्ज में टैक्स पेमेंट नहीं होगा इसमें। नो जीएसटी इज पेएबल ऑन सच सर्विसेज, ये भी रॉन्ग है, जीएसटी तो लगे ना वाला है इसके ऊपर में। नेक्स्ट है, is providing online or retrieval services and tax on the same is to be paid by Spawn India on reverse charge basis. Spawn India को रिवर्स चार्ज में टैक्स पेमेंट करना, ये करेक्ट है। केस सिनेरियो नंबर 3, तो ओआईडीएआर सर्विसेज में रिसिपिएंट को ही टैक्स पेमेंट करना अगर वो रजिस्टर्ड है तो। मैसर्स मालिक राव एंड कंपनीज पार्टनरशिप फर्म, ये पार्टनरशिप फर्म है ऑफ एडवोकेट्स, एडवोकेट की फर्म है, मजे हैं एडवोकेट के। अगले जन्म मुझे एडवोकेट बनाइयो, तो इस बार मैं वैसे भी एडवोकेट मैंने किया हुआ है एलएलबी, रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी इन मुंबई महाराष्ट्र। इन द मंथ ऑफ अप्रैल द फर्म हैज सप्लाइड सर्विसेज अमाउंटिंग टू ₹15 lakhs। अप्रैल मंथ में इसने 15 लाख की सर्विस दी है। अभी तक द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड इन रिलेशन टू सम ऑफ द सर्विसेज प्रोवाइडेड। इंसेंस पावर प्राइवेट लिमिटेड, ये है बंदा कहाँ पे? महाराष्ट्र में। रजिस्टर्ड इन तेलंगाना, तेलंगाना में रजिस्टर्ड है। इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर एज पर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 22 ऑफ सीजीएसटी एक्ट 2017, तो पिछले साल से ही रजिस्टर्ड है ये बंदा, क्योंकि सेक्शन 22 के अकॉर्डिंगली इसका टर्नओवर ज्यादा था इस बंदे का इंसेंस का, इसलिए इसने रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी लिया हुआ। प्रोवाइडेड कंसल्टेशन फॉर प्रिपरेशन ऑफ एन एफिडेविट इन रिलेशन टू कंस्ट्रक्शन ऑफ एन होटल बिल्डिंग इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। महाराष्ट्र स्टेट में होटल बिल्डिंग बनाई जा रही है, उस होटल बिल्डिंग को बनाने के लिए इस लॉयर ने, मालिक राव ने, इसको कंसल्टेशन सर्विस प्रोवाइड करी 50,000 रुपीज की। तो टैक्स पेमेंट कौन करेगा इसका? रिवर्स चार्ज में टैक्स पेमेंट करेगा इंसेंस वाला, क्योंकि वो रजिस्टर्ड है। रजिस्टर्ड होना जरूरी नहीं है, वो पिछले साल में उसका टर्नओवर एज पर सेक्शन 22 थ्रेशोल्ड लिमिट से ज्यादा था, इसलिए उसने रजिस्ट्रेशन लेना पड़ा। तो हमको ये देखना होता है कि वो उसका टर्नओवर, रिसिपिएंट का, इंसेंस का टर्नओवर प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में, किसका टर्नओवर देखना? रिसिपिएंट का देखना है, सप्लायर का नहीं देखना है। एडवोकेट का टर्नओवर नहीं देखना है, सप्लायर का टर्नओवर देखना है कि सप्लायर का जो टर्नओवर है वो क्या, उसका जो रजिस्ट्रेशन का जो लिमिट है उससे ज्यादा था क्या पिछले साल में। अगर ऐसा है तो उसको रिवर्स चार्ज में टैक्स पेमेंट करना है। तो उसका प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में इसका टर्नओवर ज्यादा था एज पर 22, इसलिए इसने रजिस्ट्रेशन लेके रखा हुआ था।
तो इसको आरसीएम में पेमेंट आएगा इंसेंस को। और ये महाराष्ट्र में प्रॉपर्टी लोकेटेड है, तो जहां पे क्योंकि इसने प्रॉपर्टी रिलेटेड सर्विसेज दी है, इसलिए ये इसका पीओएस क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र। प्रॉपर्टी से रिलेटेड सर्विस है तो पीओएस महाराष्ट्र आएगा इसके अंदर में। सुल्तान इंडिया रजिस्टर्ड इन गुजरात इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर एज पर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 22। तो ये भी रजिस्टर्ड है, प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में रजिस्टर्ड था क्योंकि इसका 22 के अकॉर्डिंगली टर्नओवर ज्यादा था इसका। फाइल्ड अ शूट इन द गुजरात हाई कोर्ट ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी। तो ये मालिक ने एक केस फाइल किया है और 2 लाख रुपीज इसका चार्ज किए हैं। तो अगेन यहाँ पे सुल्तान इंडिया को आरसीएम में टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा क्योंकि उसका टर्नओवर, सुल्तान का रिसीवर का टर्नओवर प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में रजिस्ट्रेशन लिमिट से ज्यादा था, तो सुल्तान यहाँ पे टैक्स पेमेंट करेगा 2 लाख रुपीज पे। उसके बाद है मिस काव्या रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी एज ए सलून सर्विस प्रोवाइडर इन महाराष्ट्र इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर एज पर द प्रोविजन। ये भी रजिस्टर्ड पर्सन है महाराष्ट्र में, प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में रजिस्टर्ड थी ये। यानी सर्विस अमाउंटिंग टू ₹1 lakh was provided in the month of February, for which invoice was issued on 15th Feb। मालिक ने इनवॉइस रेज किया था 15 फेब को, ऑलरेडी सर्विस प्रोवाइड हो गई थी फेब मंथ में। हाउएवर पेमेंट इज मेड बाय द क्लाइंट ऑन 5th अप्रैल। किसने, ये काव्या ने पेमेंट कब किया, 5th अप्रैल को पेमेंट किया। द फर्म हैज चार्ज ₹10,000 एज पेनल्टी। अब ये लॉयर ने 10,000 रुपीज से पेनल्टी भी चार्ज करी है फॉर डिलेड पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन। 1 लाख रुपए पे 1 लाख रुपीज के ऊपर मान लो इन्होंने 10,000 रुपीज का पेनल्टी ले लिया साहब। वकील है, कुछ भी कर सकते हैं, इतना महंगा ब्याज ले लिया इन्होंने, सिर्फ 2 महीने भी नहीं हुए थे पेमेंट करने में। सेट पेनल्टी इज ऑल्सो पेड बाई क्लाइंट ऑन 5th अप्रैल। इसने ये पेनल्टी भी उसको 5th अप्रैल को पे कर दी। अपार्ट फ्रॉम दिस, एज पर द एग्रीमेंट विद द क्लाइंट, द फर्म हैज पेड 20,000 rupees as attestation charges on behalf of the client mentioned separately on the invoice। इनवॉइस पे सेपरेटली अमाउंट मेंशन करके इसने क्लाइंट के बिहाफ पे कई अटेस्टेशन चार्जेस पेमेंट किया था लॉयर ने, विच वर रीइंबर्स्ड बाय द क्लाइंट इन द मंथ ऑफ February। और क्लाइंट ने, यानी कि इसने, काव्या ने इसका पेमेंट फेब में कर दिया था रीइंबर्समेंट वाला। Note the turnover of Messrs Malik Rao and Company in the previous financial year was ₹50 lakhs। पिछले साल में उसका टर्नओवर 50 lakhs था। The firm is engaged solely in providing legal services and it does not import export। Question number, whether the service provided to Sultan India is exempt under GST। क्या सुल्तान इंडिया को जो सर्विस प्रोवाइड करी गई वो एग्जेम्प्ट है? इफ नॉट, वेदर टैक्स इज पेएबल अंडर रिवर्स चार्ज। तो हमने देखा था ऑलरेडी कि ये सर्विसेज एग्जेम्प्ट नहीं है, रिवर्स चार्ज में सुल्तान को ही पेमेंट करना है। क्यों? क्योंकि सुल्तान का टर्नओवर प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में रजिस्ट्रेशन के लिमिट से ज्यादा था, इसलिए इसको रिवर्स चार्ज में पेमेंट करना। तो आंसर इज एग्जेम्प्ट है क्या? नो, एग्जेम्प्ट नहीं है। यहाँ पे भी नो है, दो केस में नो है, दोनों में से कौन सा वाला आगे पढ़ लेते हैं। सिंस सर्विस इज प्रोवाइडेड टू बिजनेस एंटिटी दैट इज रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर एज पर द प्रोविजन ऑफ 22, फर्दर टैक्स शैल बी पेएबल बाय मेसर्स मालिक राव अंडर फॉरवर्ड चार्ज। नहीं साहब, फॉरवर्ड चार्ज रहूंगा, यही आंसर सही है, एग्जेम्प्ट नहीं है और रिवर्स चार्ज में पेमेंट होगा। What shall be the time of supply for supplies made to Messrs Miss Kavya in respect of original amount of 1 lakh and penalty amount of 10,000। तो देखो, काव्या को रिवर्स चार्ज में सर्विसेज लिए, काव्या ने सर्विस लिए, तो पेमेंट कौन करेगी? टैक्स पेमेंट काव्या करेगी गवर्नमेंट को रिवर्स चार्ज में। जब इसने रिवर्स चार्ज में सर्विसेज लिए, तो रिवर्स चार्ज में सर्विस अगर ली जाती है तो उसका टाइम ऑफ सप्लाई क्या होता है? पेमेंट डेट जो कि है 5th अप्रैल, और इनवॉइस डेट, इनवॉइस कब का रेज किया हुआ है?
15 अप्रैल को इनवॉइस रेज हुआ था, तो 15 अप्रैल प्लस 60 डेज, दोनों में से जो अर्लियर होगा वो हो जाती है टाइम ऑफ सप्लाई। तो 15 फेब से अगर हम 60 डेज ऐड करेंगे तब तो वो 15 मई के अप्रैल के आसपास पहुंच जाएगा। तो अपना 5 अप्रैल जो है वो 60 डेज से पहले है, तो ये तो अराउंड हो जाएगा 15 अप्रैल। दोनों में से जो पहले होगा वो हो जाएगा टाइम ऑफ सप्लाई। कितने रुपए के लिए? 1 लाख रुपीज के लिए भी, और जो 10,000 रुपीज का जिसने पेनल्टी पेमेंट किया, इंटरेस्ट पेमेंट किया है, नाम इसका पेनल्टी है लेकिन ये डिलेड पेमेंट के लिए किया है, तो इंटरेस्ट ही है, हो गया ये। इसके ऊपर भी इसको जीएसटी पेमेंट करना पड़ेगा, किसको? काव्या को ही पेमेंट करना पड़ेगा रिवर्स चार्ज में। और उसका टाइम ऑफ सप्लाई भी क्या होगा? जिस दिन इसने इसको पेमेंट कर दिया उसको, सामने वाले को, तब इसका टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगा। तो पूरे अमाउंट के लिए, फॉर होल अमाउंट ऑफ 1,10,000 रुपीज, 5 अप्रैल विल बी द टाइम ऑफ सप्लाई। What shall be the value of supply provided to Miss काव्या? वैल्यू ऑफ सप्लाई कितनी रहेगी? तो 1 लाख रुपीज तो उसने खरा खरा पेमेंट किया, उसको 10,000 रुपीज इंटरेस्ट का पेमेंट किया है, और इंटरेस्ट का जो पेमेंट होता है वो भी वैल्यू ऑफ सप्लाई में इंक्लूड होता है, तो ये भी ऐड हो जाएगा। तो 110, और जो 20,000 रुपीज इसने जो पेमेंट किया है वो एज ए प्योर एजेंट इसने पेमेंट किया है। मालिक को जो पैसा मिला है 20,000 रुपीज, उसको एज ए प्योर एजेंट पैसा मिला है, क्योंकि एज ए रिम्बर्समेंट इसे ले रहा है और इनवॉइस पे सेपरेटली मेंशन कर रहा है, इसलिए ये वैल्यू ऑफ सप्लाई में इंक्लूड नहीं होगा। तो इसलिए 1,10,000 रुपीज पे ही आ जाएगा हमारा वैल्यू ऑफ सप्लाई। लास्ट है इसके अंदर में, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? मैसर्स मालिक इज एलिजिबल टू ऑप्ट फॉर कॉम्पो स्कीम अंडर सबसेक्शन 1 and 2 ऑफ सेक्शन 10। अब सेक्शन 1 and 2 वाला जो सेक्शन है, सबसेक्शन 1 and 2 जो है, वो गुड्स के लिए कॉम्पो स्कीम है। उसमें केवल मार्जिनल सर्विस दी जा सकती है, और ये तो पूरी ही सर्विस दे रहा है मालिक राव एंड कंपनी, तो भले ही रिवर्स चार्ज में टैक्सेबल है, बट टर्नओवर तो इसका ही माना जाएगा, मालिक राव एंड कंपनी। तो 1 and 2 के अंदर में तो ये कॉम्पो स्कीम नहीं ले सकता, क्योंकि ये सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, गुड्स का सप्लाई नहीं कर रहा है। तो गुड्स का सप्लाई कर रहा हो और फिर कुछ मार्जिनल सर्विस दे रहा हो तो 1-2 में ले सकते हैं, यहाँ पे नहीं। नेक्स्ट है, इज एलिजिबल टू ऑप्ट फॉर कॉम्पो लेवी अंडर 2A ऑफ सेक्शन 10 एंड। तो अभी देखो, इसका टर्नओवर प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर का कितना था? 50 लैक्स का टर्नओवर था। तो अगर प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में 50 लैक्स का टर्नओवर है, तो उसके बेसिस पे तो ये कॉम्पो स्कीम ले सकता है, क्योंकि 50 लैक्स की लिमिट है 2A के अंदर में। लेकिन अगर ये बंदा इंटर स्टेट सप्लाई कर दे रहा है तो कॉम्पो स्कीम नहीं ले सकता। अगर इंटर स्टेट सप्लाई कर रहा है तो कॉम्पो स्कीम नहीं ले सकता, चाहे वो इंटर स्टेट सप्लाई आरसीएम वाली कर रहा हो, चाहे एग्जाम कर रहा हो, चाहे टैक्सेबल कर रहा हो, कोई भी सर्विस दे रहा है। बट अगर इंटरेस्ट रेट में दे रहा है तो कॉम्बो स्कीम ये नहीं ले सकता। तो यहाँ पे इस बंदे को, इसने सुल्तान को, जो कि गुजरात में लोकेटेड है, तो ये जो सर्विस हो गई इसकी इंटरेस्ट रेट सप्लाई हो गई। भले ही टैक्स पेमेंट तो सुल्तान को ही करना है, बट सप्लाई तो इसकी ही है। तो इंटरेस्ट रेट सप्लाई होने की वजह से ये आरसीएम में यहाँ पे, सॉरी, कॉम्पो स्कीम ये नहीं ले सकता, क्योंकि कॉम्पो स्कीम वाला पर्सन, तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट इन लो? कौन कौन से करेक्ट है? तो नॉट एलिजिबल है ये, और यहाँ पे भी नॉट एलिजिबल है। दोनों ही केस में ये नॉट एलिजिबल की बात चल रही है। यहाँ पे एलिजिबल, यहाँ पे एलिजिबल, तो ये तो करेक्ट नहीं है, तो पहला वाला करेक्ट नहीं है। और कौन सा करेक्ट है? सेकंड वाला, नॉट एलिजिबल टू ऑप्ट फॉर कॉम्पो स्कीम अंडर 1 and 2। तो ये, आई मीन, नॉट एलिजिबल, सॉरी। तो कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है उसकी हम बात कर रहे हैं। ये बात कर रहा है कि एलिजिबल है क्या? नहीं साहब, ये स्टेटमेंट गलत है। ये नॉट एलिजिबल है मालिक राव अंडर 10(1 and 2)। हाँ जी, ये नॉट एलिजिबल है, ये सही बात है। मालिक राव इज एलिजिबल टू ऑप्ट फॉर अंडर 2A। क्या ये सर्विस कॉम्बो स्कीम ले सकता है? नहीं ले सकता, क्योंकि ये इंटर स्टेट सप्लाई करा, तो ये भी गलत है। और इट इज नॉट एलिजिबल, ये एलिजिबल नहीं है। यस, ये एलिजिबल नहीं है, ये बात सही है। तो ये दो स्टेटमेंट करेक्ट है, सेकंड एंड फोर्थ वाले, तो आंसर आ जाएगा C।
कॉम्प्लिकेटेड है, इसी का नाम है एमटीपी। और एमटीपी में से आपको क्वेश्चंस एग्जाम में आने के थोड़े चांसेस रहते हैं, तो जरूर से आपको ये लेक्चर्स में पढ़ने से हेल्प हो जाएगी। और इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि मैंने पूरा कोर्स नवंबर 24 के लिए, मई 25 एंड नवंबर 25 के लिए रेगुलर एंड फास्ट ट्रैक कोर्स मैंने यूट्यूब पे और मेरी ऐप पे फ्री में अवेलेबल करा रखा है। आप उसको कर सकते हो, कोर्स को, आपको बहुत हेल्प हो जाएगी उस कोर्स को करके। फुल कोर्स है, 110 आवर्स के अंदर में अपना 60 आवर्स का हमारा कॉन्सेप्ट लेक्चर्स है एंड 50 आवर्स का क्वेश्चन एंड आंसर, सारे क्वेश्चंस पास्ट एग्जाम एमटीपी आरटीपी के हमने कवर किए। और जो उसकी बुक है जिससे हमने ये स्टडी करी है और जो बुक मैंने लिखी है वो 220 पेजेस में जीएसटी प्लस कस्टम पूरा आईसीआई के स्टडी मटेरियल के अकॉर्डिंगली पूरा कोर्स में कवर्ड है। और ये सारे क्वेश्चन जो हम कर रहे हैं, ये सारे क्वेश्चन वो 220 बुक पेजेस की बुक से आपके कवर हो सकते हैं। इतनी जबरदस्त, इतनी जबरदस्त वो बुक है। चलिए, तो इसके साथ ही आप यहाँ पे वीडियो को लाइक करना ना भूले और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और भी स्टूडेंट्स को शेयर करना ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को इसको बेनिफिट हो। Mr. Vikram, a registered person at GST, was the proprietor of Messrs. Tikhi Mithi restaurant. He died and left behind his wife and son on 15th August. 15 अगस्त को ये भाई साहब निकल लिए अपने यहाँ इंडिया छोड़ के, बाहर निकल लिए भगवान के घर। अंग्रेज तो गए थे अपने खुद के देश, ये चले गए आउटसाइड वर्ल्ड। हिज सन मिस्टर वेंकट, विक्रम का सन वेंकट, थोड़ा अजीब है। wants to continue the business of deceased father. GST consultant of Messrs. Tikhi Mithi gives advice to Mr. Venkat as to how we can continue the business of deceased father. Which of the following option is correct? Messrs. Venkat, Mr. Venkat should apply for new registration under GST in the name of Messrs. Tikhi Mithi restaurant under his own pen with effect from the date of succession. उसको नया रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा and file form GST ITC 02 for transfer of ITC to the new entity. तो पहले ही जगह हमको, पहले ही पॉइंट में अपने को सही आंसर मिल गया। मिस्टर वेंकट को नया रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा क्योंकि मिस्टर वेंकट का पेन नंबर नया है और जीएसटी जो होता है वो पेन बेस्ड होता है और जीएसटी जो मिलता है वो प्रोपराइटर के पेन से मिलता है, मतलब जो ओनर होता है उस प्रोपराइटरशिप फर्म का, उसका उसका जो पेन होता है उससे जीएसटी नंबर मिलता है। तो एक पुराना ओनर तो निकल लिया अपना 15 अगस्त को, अब इसको नया जीएसटी लेना है तो नया इसके पेन से नया जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा। अब जो उसके उस बंदे के पास में जो जीएसटी का क्रेडिट पड़ा रहेगा, जीएसटी का कोई आईटीसी पड़ा रहेगा उसके रजिस्ट्रेशन में, तो जीएसटी आईटीसी 02 फॉर्म भर के वो उसके रजिस्ट्रेशन से इसके रजिस्ट्रेशन में आईटीसी ट्रांसफर हो जाएगी। तो ये आंसर हमारा सही है। पार्थ लिमिटेड सेंड सर्टेन गुड्स अब्रॉड फॉर रिपेयर. Path Limited has been advised by their consultants that they will have to pay custom duty (BCD) only on fair cost of repairs. कंसल्टेंट बोल रहा है कि आपने जो रिपेयर के लिए भेजा है, आप वापस रिपेयर करके मशीन लाओगे तो केवल फेयर कॉस्ट ऑफ रिपेयर पे जीएसटी पे करना, सॉरी कस्टम ड्यूटी वगैरह पे करनी है। फेयर कॉस्ट ऑफ रिपेयर, कॉस्ट ऑफ मटेरियल यूज्ड इन द रिपेयर, फ्रेट एंड इंश्योरेंस चार्जेस पे पेमेंट करना है बोथ वेज। On re-import of exported goods under notification number, provided they fulfill following condition. ये उसको ये कस्टम ड्यूटी का, कंसेशनल कस्टम ड्यूटी का पेमेंट कौन कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई करने पे करना है। फर्स्ट है, री इम्पोर्टेशन इज डन विद इन 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट से 3 साल में री इम्पोर्ट कर लिया और टाइम इज एक्सटेंडेड विद इन 5 years, 5 साल के लिए भी एक्सटेंड कर सकते हैं, तो ये पॉइंट करेक्ट है। बेनिफिट लेने के लिए उसको 3 years में री इम्पोर्ट होना जरूरी है और 5 years तक एक्सटेंड हो सकता है। द एक्सपोर्टेड एंड री इम्पोर्टेड गुड्स आर सेम, ये भी करेक्ट पॉइंट है, दोनों गुड्स सेम होने चाहिए। जो हमने रिपेयर के लिए भेजा था और वही गुड्स रिपेयर होकर आना चाहिए।
द ओनरशिप ऑफ गुड्स शुड नॉट चेंज, ये भी सही बात है। ओनरशिप इन बिटवीन, वो किसी और को सेल नहीं टिका सकता उस गुड्स को। विच वन ऑफ द अबव मेंशन कंडीशंस आर करेक्ट, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। तीनों ही कंडीशन करेक्ट है, आंसर हो जाएगा ए। आफ्टर विजिटिंग ऑस्ट्रेलिया फॉर अ मंथ, मिसिज एंड मिस्टर मेहता, मेहता साहब ऑस्ट्रेलिया घूमने गए हैं। बोनस मिला था इस बार मेहता साहब को। इंडियन रेजिडेंट, एज्ड 36 एंड 35 रेस्पेक्टिवली। मैडम की एज ज्यादा है, मेहता साहब की एज कम है। ब्रॉड टू इंडिया, यूज्ड पर्सनल इफेक्ट्स वैल्यूड एट 90,000। उनके पर्सनल इफेक्ट्स वो लेके आए, ऑब्वियसली वो अपने साथ में कुछ कपड़े वपड़े लेके गए होंगे, वो वापस लेके आएंगे वहां से, छोड़ के तो आएंगे नहीं। एंड ए पर्सनल कंप्यूटर फॉर 52,000 रुपीज, और एक कंप्यूटर लेके आए 52,000 रुपीज का। व्हाट इज द कस्टम ड्यूटी पेएबल, कितना कस्टम ड्यूटी पे करना पड़ेगा? तो देखो, पर्सनल इफेक्ट्स को कितनी भी वैल्यू की लाओ, जीएसटी एग्जेम्प्टेड है। पर्सनल कंप्यूटर जो लेके आए हैं, अगर ये लैपटॉप लेके आते भाई साहब, तब तो वो एग्जेम्प्ट हो जाता है। लेकिन ये लैपटॉप नहीं लाए, पुराने जमाने का लेके आए कंप्यूटर, और जिसका वैल्यू है 52,000 रुपीज। अब ये एक ही लेके आए हैं, तो इसमें से दोनों में से कोई एक बंदा इसका इसको क्लेम करके, एक बंदे को 50,000 रुपीज का जनरल फ्री अलाउंस मिल जाएगा। जीएफए का लिमिट होता है 50,000 रुपीज का। इंडियन रेजिडेंट है ये बंदा, इंडिया का रेजिडेंट है और बाहर जाके घूम के आ रहा है, तो 50,000 रुपीज का जीएफए मिल जाएगा। तो 2,000 रुपीज के ऊपर में इसको कस्टम ड्यूटी का पेमेंट करना पड़ेगा। अब कस्टम ड्यूटी का 2,000 रुपीज हो गई हमारी असेसेबल वैल्यू। कस्टम ड्यूटी की जो रेट है वो है 38.5%। 35% तो बेसिक कस्टम ड्यूटी है, एंड उसका उस 35% का 10% है SWS। तो 2,000 रुपीज का 38.5% निकालेंगे तो आंसर आ जाएगा 770 रुपीज। तो ये हमारे होते हैं फर्स्ट पार्ट 30 मार्क्स का कंप्लीट। अब हम बात करते हैं डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस की। 70 मार्क्स के डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस आते हैं। क्वेश्चन पेपर कंप्राइजेज ऑफ 6 क्वेश्चंस, 1 इज कंपल्सरी, एंड रिमेनिंग 5 में से 4 क्वेश्चन कर सकते हैं, एक क्वेश्चन जो होता है ऑप्शनल होता है। जिगर इंफ्रा लिमिटेड, रजिस्टर्ड सप्लायर अंडर जीएसटी इन द स्टेट ऑफ केरला। लिमिटेड है यानी कंपनी है, केरला में है। इज इंगेज इन कंस्ट्रक्शन बिजनेस, ही अवेल्ड लीगल सर्विसेज रिलेटेड टू अ बिजनेस डिस्प्यूट एंड पेड 7 lakhs एज कंसिडरेशन फॉर द सेम। लीगल सर्विसेज लिए। ही ऑल्सो परचेस्ड कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स, तो ये हो गई इसकी क्वेश्चन का, ये इसकी आउटवर्ड सप्लाई है। कंपनी प्रोवाइडेड फॉलोइंग एडिशनल इंफॉर्मेशन from the above given. You are required to compute the minimum net GST liability payable in cash for the month of April. Reason for treatment needs to be given. हाँ जी, तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन पढ़ते जाते हैं, साथ साथ आंसर हम लोग सॉल्व करते जाते हैं। ही अवेल लीगल सर्विसेज रिलेटेड टू बिजनेस डिस्प्यूट एंड पेड 7 lakh एज कंसिडरेशन। लीगल सर्विस इसने ली है, तो अगर लीगल सर्विस ली है तो ये देखना है कि भाई इस बंदे का, जिगर इंफ्रा का, प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर कितना था। उसके बेसिस पे डिसाइड होगा कि ये आरसीएम में आएगा या नहीं आएगा। तो उसका प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर हम देख लेते हैं कहां पे। टर्नओवर फॉर जिगर इंफ्रा लिमिटेड फॉर प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर वाज 180 lakhs। 180 lakhs का टर्नओवर था। तो 20 lakhs या 40 lakhs तक की मैक्सिमम लिमिट होती है केरला स्टेट के लिए। तो ये रजिस्टर्ड प्रीवियस ईयर का टर्नओवर, प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर इसका रजिस्ट्रेशन लिमिट से आया था, तो इस पे 7 lakhs पे इसको आरसीएम में टैक्स पेमेंट करना है, और उसका इसको आईटीसी मिल जाएगा। तो 3 कॉलम बनेंगे हमारे, एक हो गया आईटीसी, एक है आरसीएम लाइबिलिटी। तो आईटीसी यहाँ पे इसको मिल जाएगा 7 लाख रुपीज के ऊपर में,
और ये डिपेंड करता है आईटीसी इसको मिलेगा नहीं मिलेगा, इसका सेक्शन 16 की कंडीशन सेटिस्फाई हो रही नहीं हो रही। तो एक बार तो हम लिख लेते हैं कि मिल जाएगा। लीगल सर्विस, चलो एक बार थोड़ा सा आगे पढ़ लेते हैं, इसके ऊपर हम कर लेंगे। एक बार इसको यहाँ नोट डाउन कर लेते हैं। इनवर्ड सप्लाई है आरसीए में, कितने अमाउंट की? 7 लाख की। He also purchased construction materials amounting to rupees 15 lakh from Chirag Steel Limited, registered in Andhra Pradesh. कंस्ट्रक्शन का मटेरियल परचेज किया इसने। फर्दर फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स इट परचेज्ड ए न्यू ट्रक फ्रॉम ए डीलर इन कोचीन केरला बाय मेकिंग पेमेंट ऑफ 12 lakhs। तो ये भी इसकी परचेज है, ये भी इसकी परचेज है, बट ये कोचीन से है, ये आंध्रा से, इंटर स्टेट है ये। It provides the following information relating to its outward supply for the month of April। इसकी आउटवर्ड सप्लाई की डिटेल्स है। चलिए, तो अभी एक बार ये फिगर्स को हम पार्क कर रहे हैं आईटीसी वाले को, अभी हम आउटवर्ड सप्लाई की बात कर लेते हैं। परचेस्ड गुड्स फ्रॉम अ पार्टी इन ताइवान, सोल्ड द गुड्स टू अ पार्टी इन टर्की विदाउट ब्रिंगिंग द गुड्स टू इंडिया, परचेज वैल्यू 5 लाख एंड सेल वैल्यू 7 लाख। तो अगर आउटसाइड इंडिया से इंपोर्ट करके बिना इंडिया में लाए अगर उसने सेल दिखा दिया, तो उसके ऊपर ना तो जीएसटी आएगा, एज पर शेड्यूल 3 जीएसटी नहीं आएगा, और ना उसके ऊपर में उसको कोई बीओई फाइल नहीं करना, कोई जीएसटी का पेमेंट नहीं करना इंपोर्ट पे, और जीएसटी का पेमेंट नहीं करना इंपोर्ट पे तो जीएसटी का आईटीसी भी नहीं मिलना, तो इसका कुछ भी ट्रीटमेंट होना नहीं है। बट अपने को इसका, ये जो मैंने बोला है कि ये शेड्यूल 3 के अंदर में नो सप्लाई है, इसके लिए यहाँ पे कमेंट में क्या वो हमको जो सेल, जो हमारा आउटवर्ड सप्लाई वाला जो हमारा एक टेबल ये बनेगा, वर्किंग बनेगा, आउटवर्ड सप्लाई आउटपुट लाइबिलिटी, इसमें सेल टू टर्की, इसमें सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी कुछ नहीं आएगा, नील आएगा, और यहाँ कमेंट आएगा कि शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंगली नो सप्लाई है। ट्रांसफर्ड 1 लोड ऑफ टाइल्स टू इट्स ब्रांच इन कोचीन केरला। इसकी ब्रांच, ये खुद भी केरला में है और इसकी एक दूसरी ब्रांच केरला में, उसको ये ट्रांसफर कर रहा है फ्रॉम इट्स हेड ऑफिस इन द त्रिवेंद्रम केरला। बोथ प्लेसेज आर अंडर द सेम जीएसटी नंबर, सेपरेट जीएसटी नंबर नहीं है, सेम ही जीएसटी नंबर है, तो ये सप्लाई है ही नहीं, क्योंकि अपना इसका डीम्ड सप्लाई में आएगा नहीं, क्योंकि ये विदाउट कंसिडरेशन, इसमें तो दोनों आपस में कोई कंसिडरेशन तो ट्रांसफर करेंगे नहीं। इसकी वैल्यू दे रखी है 7,50,000 रुपीज, लेकिन दोनों सेम ही रजिस्ट्रेशन के अंदर में है, सिंगल पेन है, सिंगल जीएसटी नंबर है, विद इन द सेम स्टेट में है, तो इसके ऊपर में जीएसटी नहीं आएगा। तो ये अगेन अपना भी कोचिन ब्रांच को जो सप्लाई भेजा है इसने, इस पे कोई जीएसटी नहीं आएगा, और ये हमारा यहाँ पे नोट लगा के आना है कि ये सेम जीएसटी ने तो डीम्ड सप्लाई नहीं है। प्रोवाइडेड प्योर लेबर सर्विसेज ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ सिंगल कमर्शियल यूनिट्स। रेसिडेंशियल यूनिट को अगर ये देता है प्योर लेबर सर्विसेज तो वो तो एग्जेम्प्टेड है, लेकिन ये कमर्शियल यूनिट को सर्विस दे रहा है। नॉट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स फॉर ए कस्टमर इन बेंगलुरु, इंटर स्टेट में सर्विस दे रहा है, कमर्शियल यूनिट के लिए दे रहा है रिपेयर की सर्विस, तो इसलिए टैक्सेबल है। अगर रेसिडेंशियल यूनिट के लिए दे रहा होता तो वो एग्जाम हो जाता। 15 लाख रुपीज की वैल्यू है, आईजीएसटी में आएगा ये, तो रिपेयर 15 लैक्स इंटू जीएसटी का रेट कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, रेट ऑफ सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी इज 9, 9, 18 रेस्पेक्टिवली फॉर बोथ इनवर्ड एंड आउटवर्ड, तो 15 लैक्स का 18%, 2.7 लाख रुपीज का अमाउंट यहाँ पे इसका लाइबिलिटी में आ जाएगा। सप्लाईज ए कंसाइनमेंट ऑफ मार्बल्स इन द टेरिटोरियल वाटर, मार्बल सप्लाई कर रहा है टेरिटोरियल वाटर में टू सूर्या बिल्डर्स एलएलपी,
The said territorial waters is located at a distance of 11 nautical miles from the baseline of Kerala. Kerala से 11 nautical miles दूर है, and 12 nautical miles from the baseline of तमिलनाडु. जहां पे इसने मार्बल भेजी है वो केरला से 11 नॉटिकल माइल्स दूर है और तमिलनाडु से 12 नॉटिकल माइल्स दूर है. तो जो नजदीक वाला स्टेट होता है वहां पे उसको प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाता है. तो 6 लाख रुपीज का हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा केरल मार्बल. 6 लाख रुपीज पे 9% CGST और 9% SGST आएगा. तो 54,000 रुपीज यहाँ पे आ जाएगा. 54,000 रुपीज received in advance for future supplies of goods and services. गुड्स एंड सर्विसेज दोनों का इसको एडवांस मिल रहा है फ्रॉम ए कस्टमर इन केरला. केरला का कस्टमर है. आउट ऑफ सच एडवांस 70% इज रिलेटिंग टू सर्विसेज. टोटल 7 लाख रुपीज मिल रहा है. सर्विसेज का जो एडवांस मिलता है उस पर जीएसटी जब एडवांस मिलता है उस टाइम पे करना होता है. गुड्स के केस में एडवांस के टाइम पे जीएसटी नहीं पे करना होता है. जब एक्चुअली में जब बाद में टाइम ऑफ सप्लाई जो है वो अलग तरीके से निकालते हैं हम लोग. एक्चुअल डेट ऑफ इनवॉइस और ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस के बेसिस पे निकालते हैं. एडवांस पे जीएसटी गुड्स के केस में नहीं भरना पड़ता. तो 7 लाख रुपीज का 7 लाख का 70% और 9% CGST 9% SGST. तो 4.9 lakhs इंटू 9%. तो 4.9 lakhs का 9% 44,100. Company provided additional paid rupees 6 lakh as remuneration to an independent director based in Cochin. इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को 6 लाख का पेमेंट किया. तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इज नॉट एन एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी क्योंकि वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कभी भी एम्प्लॉय नहीं होता है. और अगर एम्प्लॉय को पेमेंट करते हैं तब तो वो शेड्यूल 3 में जीएसटी नहीं आता है. बट अगर नॉन एम्प्लॉय डायरेक्टर को पेमेंट करते हैं तो उस पर जीएसटी आएगा और जीएसटी रिवर्स चार्ज में कंपनी पेमेंट करेगी. तो 6 लाख रुपीज पे रिवर्स चार्ज पेमेंट करेगी कंपनी. आरसीएम लाइबिलिटी डायरेक्टर रेम्यूनरेशन. और ये जो मैं बोल रहा हूँ वो नोट में लिख के आना है. 6 लाख रुपीज इंटू 9% CGST. तो CSI. तो 6 लाख का 9% हो गया 54,000 रुपीज CGST और 54 SGST. और इसका ITC मिल जाएगा कंपनी को. तो डायरेक्टर सर्विसेज का डायरेक्टर की जो सर्विस इसने ली है उसके ऊपर में ITC मिल जाएगा 54,000 रुपीज. 54,000. The company claimed depreciation under Income Tax Act on the new truck purchased, including all applicable taxes. भाई ने ट्रक की वैल्यू पे और उसके ऊपर जो जीएसटी लगा हुआ था तो दोनों ही वैल्यू पे डेप्रिसिएशन क्लेम कर लिया इनकम टैक्स. तो अगर जीएसटी अमाउंट पे भी डेप्रिसिएशन क्लेम कर लिया है उस बंदे ने तो उस पर जीएसटी का क्रेडिट नहीं मिलता है. तो इसलिए इसको ये जो ट्रक इसने बाय किया है 12 लाख रुपीज का इसको जीएसटी का क्रेडिट नहीं मिलेगा. तो हम लोग आईटीसी में क्या लिखेंगे? ट्रक परचेज किया है बट उसको आईटीसी नहीं मिलेगा क्योंकि उसने डेप्रिसिएशन क्लेम कर लिया. तो ये कमेंट लिख के आए. उसके बाद है ई इनवॉइस पोर्टल शोज दैट चिराग स्टील लिमिटेड जीएसटी नंबर इज लाइबल टू इशू ई इनवॉइस. चिराग कौन है? हमने ये चिराग से कंस्ट्रक्शन मटेरियल बाय किया है 15 लाख रुपीज का. तो चिराग को ई इनवॉइस बनाने की लाइबिलिटी थी. इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस बनाना चाहिए था चिराग को जब वो इनवॉइस बना रहा है. हाउएवर द सप्लायर डिड नॉट इशू ई इनवॉइस. बट चिराग ने ई इनवॉइस नहीं बनाया एंड इशू है मैनुअल इनवॉइस. और उसने मैनुअल इनवॉइस इशू कर दिया. जीएसटी पोर्टल पे जाके ई इनवॉइस का डेटा उसने वहां पे बनाया नहीं इनवॉइस. तो ऐसे केस में चिराग जो हमारा रिसिपिएंट है उसको आईटीसी नहीं मिलेगा. जिगर को आईटीसी नहीं मिलेगा. जिगर को यहाँ पे उसने ई इनवॉइस नहीं बनाया तो जिगर के लग गए यहाँ पे नो आईटीसी.
तो ट्रक पे भी आईटीसी नहीं मिलेगा, और जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल है, कंस्ट्रक्शन मटेरियल है, उस पर भी आईटीसी नहीं मिलेगा, क्योंकि वेंडर ने ई इनवॉइस नहीं बनाया, और वेंडर ने ई इनवॉइस नहीं बनाया तो उसको वैलिड इनवॉइस नहीं माना जाएगा। प्रोविजन ये बोलता है कि जिस वेंडर को ई इनवॉइस बनाना है और उसने अगर इनवॉइस ई इनवॉइस नहीं बनाया, तो जो रिसिपिएंट को जो इनवॉइस मिल रहा है वो वैलिड इनवॉइस नहीं है, बिना ई इनवॉइस वाला मैनुअल इनवॉइस मिल रहा है, वो ई इनवॉइस नहीं है, इसलिए वैलिड इनवॉइस नहीं है। वैलिड इनवॉइस नहीं तो आईटीसी नहीं मिलेगा। तो इसके साथ ही हमारा ये वाला पोर्शन यहाँ पे होता है, केवल हमारा ये लीगल वाला जो हमने छोड़ दिया था, लीगल डिस्प्यूट की उसने सर्विस ली है, आ, तो इसके ऊपर में उसको आरसीएम का टैक्स पेमेंट करना है और आईटीसी मिल जाएगा। तो लीगल सर्विस 7 लाख रुपीज की इसने ली है। और सीजीएसटी है या आईजीएसटी है, यहाँ पे कुछ दिया हुआ नहीं है कि वो लॉयर जो सर्विस प्रोवाइडर था वो कौन से स्टेट का बंदा था, तो कुछ दिया हुआ नहीं है, तो हम लोग ये एज्यूम कर लेंगे कि वो सीजीएसटी एसजीएसटी में ही होगा, लोकल ही होगा। तो यहाँ पे हम लोग 9% सीजीएसटी और 9% एसजीएसटी लगा लेंगे, तो 63,000 रुपीज सीजीएसटी का आरसीएम लायबिलिटी आ जाएगा, 63 आ जाएगा। आईटीसी में भी इसका आईटीसी मिल जाएगा लीगल सर्विसेज का। 63,000 रुपीज सीजीएसटी 63। तो इस तरह से टोटल आईटीसी हो गई इसके पास में, ले दे के 1,17,000 रुपीज का, ये 1,17,000 रुपीज का ये आईटीसी हो गया। ये रिवर्स चार्ज का लाइबिलिटी भी इसका 117 का हो गया। ये तो इसको केस में पेमेंट करना ही करना है। आरसीएम की जो लाइबिलिटी होती है वो ऑलवेज केस में पेमेंट होती है, ये केस पेमेंट तो इसको करना ही करना है। लाइबिलिटी इसकी कितनी हो गई? लाइबिलिटी हो गई इसके पास में 98,100, 98,100 एंड 270। इसके साथ में इसके पास में आईटीसी है 117 और 117, तो 98 के सामने 98,100 यहाँ यूज कर लेगा सीजीएसटी को। एसजीएसटी की जो आईटीसी है वो 98,100 यहाँ यूज कर लेगा, और बचा हुआ जो आईटीसी है 117 में से 98,100 निकालेंगे तो 18,900 सीजीएसटी का और 18,900 एसजीएसटी का आईटीसी यहाँ यूज कर लेंगे आईजीएसटी की लाइबिलिटी के सामने। तो यहाँ पे इसको कुछ पेमेंट नहीं करना, यहाँ पे भी कुछ पेमेंट नहीं करना, यहाँ पे इसको पेमेंट करना पड़ेगा आईजीएसटी का। 270 में से 18,900 लेस करेंगे दो बार, 270 माइनस 18,900 माइनस 18,900, तो इसको 2,32,000 रुपीज और 200, ये इसको आईजीएसटी का पेमेंट करना है, और सीजीएसटी और एसजीएसटी का यहाँ पे केस में पेमेंट ये वाला करना है। तो टोटल जो मिला के हम लास्ट में फाइनल आंसर लिख के आएंगे कि केस पेमेंट कितना करना है। फाइनल आंसर लिखना मत भूलना, नहीं तो मार्क्स कट जाएंगे। 117 एंड 232 सीजीएसटी, एसजीएसटी 117 एंड आईजीएसटी 232, 200। इसके साथ ही ये हमारा क्वेश्चन होता है 14 मार्क्स का कंप्लीट। चलिए आगे बढ़ते हैं। डिटरमाइन पीओएस along with the regions in the following independent cases. Mr. Rana of New Delhi board the New Delhi Kota train at the New Delhi station. ट्रेन में चढ़ रहा है बंदा, द राना सेल्स द गुड्स, ये गुड्स बेचता है बेचारा। द मिस्टर राना सेल्स द गुड्स टेकन ऑन बोर्ड बाय हिम एट न्यू दिल्ली, उसने गुड्स को न्यू दिल्ली पोर्ट पे के, के जो रेलवे स्टेशन है वहां से उसने गुड्स को चढ़ाया था। इन द ट्रेन, ट्रेन में उसने कहां से चढ़ाया था? न्यू दिल्ली स्टेशन से, और वो सेल कर रहा है जयपुर में जाके। तो अगर गुड्स को ट्रेन में सेल किया जा रहा है तो गुड्स को जहां से बोर्ड करवाया था जिस स्टेशन से, वो होता है पीओएस, तो यहाँ पे दिल्ली हो जाएगा पीओएस। सुल्तान प्राइवेट लिमिटेड इंपोर्ट्स
इलेक्ट्रिक फूड प्रोसेसर्स फ्रॉम चाइना फॉर इट्स किचन स्टोर इन नोएडा, उत्तर प्रदेश। इंपोर्ट ऑफ गुड्स के केस में सुल्तान प्राइवेट लिमिटेड इज रजिस्टर्ड इन उत्तर प्रदेश। जहां पे पर्सन रजिस्टर्ड है वो होता है प्लेस ऑफ सप्लाई, तो यहाँ पे ऑब्वियसली यूपी, यहाँ पे पीओएस हो जाएगा। मिस्टर कृष्णा, अ मैनेजर इन अ बैंक, इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम बरेली यूपी टू भोपाल। यूपी से एमपी बेचारे को बैंक मैनेजर साहब को ट्रांसफर कर दिया। मिस्टर कृष्णा फैमिली स्टेशन इन कानपुर, ये भाई साहब कानपुर में रहते थे, बरेली इनकी जॉब थी। ही हायर्स नाथ कैरियर्स ऑफ लखनऊ, लखनऊ जाके इन्होंने भाई को हायर किया है, जो कि यूपी में रजिस्टर्ड है, टू ट्रांसपोर्ट हिज हाउस होल्ड गुड्स फ्रॉम कानपुर टू भोपाल। तो लखनऊ का बंदा है, उसको इसने हायर किया, कानपुर से भोपाल गुड्स को लेके जाने के लिए बोला है इसको। तो ऐसे केस में जहां पे गुड्स का इसने हैंडओवर लिया है वो हो जाएगा यहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई। उसके बाद बात करते हैं हम चिंटू शर्मा की। A resident of New Delhi opens his saving account in New Delhi branch of Sadda Bank after undergoing the KYC process। KYC करा लिया है बराबर इसने, न्यू दिल्ली अपने घर का पता दे दिया इसने। अभी जा रहा अमृतसर फॉर सम ऑफिशियल वर्क एंड विड्रॉज मनी फ्रॉम एटीएम। एटीएम से विड्रॉ कर रहा मनी और इसकी लिमिट जो थी फ्री विड्रॉवल की वो खत्म हो गई, तो बैंक ने पैसा चार्ज किया। तो उस केस में पीओएस क्या होगा? बैंक के केस में, बैंक की सर्विसेज के केस में अगर दोनों पार्टी इंडिया में है तो जो लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट है, यानी इसने अपना केवाईसी करवाया था, तो केवाईसी कराया तो उस बैंक वाले के पास एड्रेस है इसका, तो लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट अवेलेबल है, इसका एड्रेस अवेलेबल है, तो ये एड्रेस जो है न्यू दिल्ली का वही हो जाएगा पीओएस, तो न्यू दिल्ली हो जाएगा इसका पीओएस। अगर एड्रेस अवेलेबल नहीं होता इसका, तो उस केस में जो सप्लायर का लोकेशन है, बैंक जहां से सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, वो हो जाता है प्लेस ऑफ। मिस्टर गप्पू एन आर्किटेक्ट एंटर्स इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट विद मिस्टर, न्यू दिल्ली का है, हेनरी ऑफ न्यूयॉर्क to provide professional services in respect of immovable properties of Mr. Henry located in Pune and New York। दो प्रॉपर्टी है हेनरी की, हेनरी न्यूयॉर्क का बंदा है, तो सप्लायर इंडिया का है, रिसीवर आउटसाइड इंडिया, सेक्शन लगेगा 13। दो प्रॉपर्टी है, उसमें से एक इंडिया में है, तो पूरी ही वैल्यू की जो प्लेस ऑफ सप्लाई है वो इंडिया मान ली जाएगी, यानी पुणे हो जाएगा पूरी वैल्यू के लिए। चले चाहिए तो दो प्रॉपर्टी की सर्विस दे रहा है, दो प्रॉपर्टी को सर्विस दे रहा है, फिर भी पूरे अमाउंट के लिए अगर एक भी प्रॉपर्टी इंडिया में है तो इंडिया हो जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई। A non-resident Indian from USA donated food processing machinery to Balaji Charitable Trust (BCT). However, paid donate करके आई है मशीन, तो फोकट में आई है। BCT however paid commission to local agent in India। लोकल एजेंट को इसने कमीशन पेमेंट किया है, डोनेट तो हो गई फोकट में, लेकिन कोई कमीशन इसको पेमेंट करने की जरूरत पड़ गई। तो बाइंग कमीशन करके वर्ड यूज किया हुआ नहीं है, बाइंग कमीशन वर्ड यूज किया हुआ नहीं है, तो ये वैल्यू आई मीन असेसेबल वैल्यू में एबी में इसको इंक्लूड करना होगा। एसी ऑफ कस्टम्स डिटरमाइंड द एफओबी वैल्यू ऑफ मशीन $, 17,500 इंक्लूडिंग डिजाइन एंड डेवलपमेंट चार्जेस। डिजाइन एंड डेवलपमेंट इज अंडरटेकन इन यूएसए एंड नेसेसरी फॉर प्रोडक्शन ऑफ द इंपोर्टेड गुड्स। ठीक है, यूएस में हुआ था इसका डिजाइन, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। The trust accepted the value determined, actual air freight paid was this much and insurance cost was this much। Other details: commission paid to local agent of the exporter is $2100 paid in rupees 1,57,500। तो ये जो लोकल एजेंट को जो बात चल रही है ना कि इसने पेमेंट किया था, वो ये वाला पेमेंट इसने लोकल एजेंट को किया था। ये रेट की बात चल रही है, डेट ऑफ अराइवल की बात चल रही है, इसमें भी रेट की बात चल रही है, सोशल वेलफेयर। कंप्यूट द असेसेबल वैल्यू
एंड बेसिक कस्टम ड्यूटी सोशल वेलफेयर सरचार्ज इन आईजीएसटी ऑन द मशीन। सिंपल है। पहले आ जाएगा अपना एफओवी वैल्यू। एफओवी वैल्यू दे रखी है 17,500 डॉलर में। उसके बाद आएगी हमारी कमीशन पेड टू लोकल एजेंट ऑफ द एक्सपोर्टर यूएस डॉलर 2100। अब ये तो हो गई हमारी एफओबी। इसमें ऐड होगा रूल नंबर 10(1) के जितने भी एडिशंस है, उसमें एक है हमारा कमीशन पेड। चाहे इंडिया वाले को पे करो, चाहे बाहर वाले को पे करो, चाहे किसी भी करेंसी में पे करो, बस बाइंग कमीशन वर्ड यूज किया है तो उसको इंक्लूड नहीं करना है, बाकी सबको इंक्लूड करना है डॉलर 2100। तो ये हमारा ऐड होने के बाद बन जाएगा कस्टम एफओबी। इसको इसका नाम होगा कस्टम एफओबी डॉलर 19,600। इसमें ऐड होगा फ्रेट एंड इंश्योरेंस। The trust accepted the value. Actual air freight paid was 4,000 and insurance was 1,500। तो एक्चुअल एयर फ्रेट 4,000 है, तो फ्रेट लेना होता है कितना, एक्चुअल 4,000 और 4,000 और 20% ऑफ दी कस्टम एफओबी। दोनों में से जो लोअर अमाउंट रहेगा वो लेना होता है। तो 1960, 1938, 39, 3920 ये हो जाएगा फ्रेट। और इंश्योरेंस का अमाउंट एक्चुअली में जो अमाउंट दिया हुआ है वो लेना होता है। अगर एक्चुअली नहीं दिया होता तो फिर 1.125% लेना होता है। 1.125%। तो यहाँ पे एक्चुअली दिया हुआ है 1,500, तो जो एक्चुअल दिया है वो ले लेंगे। इस तरह से जो ये वैल्यू आएगी वो सीआईएफ वैल्यू आ जाएगी। तो ये आ गई हमारी किस 19,600 प्लस 3920 प्लस 1500, 25,020। अब रेट ऑफ एक्सचेंज कौन सी लेनी है, जिस दिन बिल ऑफ एंट्री फाइल किया है उस दिन की रेट ऑफ एक्सचेंज लेनी है। डेट ऑफ बिल ऑफ एंट्री 25 मार्च, इस दिन सीबीआईसी की रेट थी 75, सीबीआईसी वाली रेट लेनी है और कोई रेट नहीं लेनी है। तो 75 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो सीआईएफ आ जाएगा आईएनआर में। एटीन 76,500। अब इसके ऊपर हम बीसीडी, बीसीडी कौन सी डेट की लेनी है, बिल ऑफ एंट्री 25 को फाइल किया था और व्हीकल जो आया है, एयरक्राफ्ट आया है वो 5 अप्रैल को आया है। तो जो बाद में जो डेट रहेगी, दोनों में से जो बाद वाली डेट को जो रेट है, यहाँ पे बीसीडी की रेट है 15%, तो 15% लेनी होगी यहाँ पे जो बाद वाली डेट है। तो बीसीडी 15% से आएगा, मल्टीप्लाई बाई 15%, 281,475। इसके ऊपर में SWS आएगा एट द रेट ऑफ 10%। इसका 10% आएगा 28,147.5। तीनों ऐड हो जाएंगे 281.475। तो ये राउंडिंग ऑफ कर देंगे तो इसको राउंडिंग ऑफ करेंगे तो ये 8 हो जाएगा बेसिकली। एटीन 76,500 प्लस 281,475 प्लस 28,148। ये हो गया 21,86
123। इस अमाउंट पे आएगा जीएसटी एट द रेट ऑफ, क्या रेट दिया हुआ है जीएसटी का रेट है 18%, तो इसके ऊपर में 18% आ जाएगा, इस अमाउंट पे 18% निकालेंगे हम लोग तो जीएसटी का अमाउंट आ जाएगा। इस तरह से हमारा टोटल अमाउंट कस्टम का, तीनों ही अमाउंट हम ऐड कर लेंगे, तीनों अमाउंट ऐड करने को पूछा गया। तो अलग अलग हमने निकाल के अलग अलग ही पूछा, टोटल पूछने की जरूरत पूछा नहीं है, तो हमारा अलग अलग अमाउंट आ गया। क्वेश्चन नंबर 3A, रेनबो सर्विसेज लिमिटेड रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी। ये है ना, एक तो दिक्कत ये है कि क्वेश्चन में जो रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन होती है ना, वो तो होती है 50%, और बाकी चीजें ये एडिशनली ऐसे डालते हैं, और इससे बच्चों का बहुत टाइम चला जाता है। इज एंगेज इन प्रोवाइडिंग वेरियस सर्विसेज टू वेरियस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, द कंपनी प्रोवाइड्स द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, अप्रैल 24, लिमिटेड कंपनी है, स्टूडेंट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को सर्विस प्रोवाइड करती है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्टूडेंट्स एंड स्टाफ ऑफ प्रूडेंस एट डीम्ड यूनिवर्सिटी, कोई एग्जामेशन नहीं है यूनिवर्सिटी के स्टाफ को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। कौन कर रहा है? ये रेनबो सर्विस एक अलग कंपनी है, ये सर्विस दे रही है एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को, और यूनिवर्सिटी के बच्चों को और स्टाफ को ट्रांसपोर्ट करके, कोई एग्जामेशन नहीं है। क्वेश्चन क्या पूछा गया? कमेंट ऑन टैक्सेबिलिटी, ये टैक्सेबल है, ये टैक्सेबल है, एग्जाम नहीं है। कैटरिंग सर्विस प्रोवाइडेड टू ग्रेड सीबीएसई स्कूल, स्कूल को अगर कैटरिंग सर्विस दी जा रही है तो ये टैक्सेबल है, ये एग्जाम्प्ट है, एग्जाम्प्ट है, स्कूल को दी जा रही है। सिक्योरिटी सर्विसेज प्रोवाइडेड टू लेडर सीबीएसई स्कूल फॉर इट्स एनुअल स्पोर्ट्स डे हेल्ड एट हेल्थ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, स्कूल से बाहर अगर इवेंट हो रहा है और उसमें सिक्योरिटी सर्विस दी जा रही है तो टैक्सेबल है, स्कूल के अंदर एग्जाम्प्ट होती है। सप्लाई ऑफ ऑनलाइन पीरियोडिकल साइंस जनरल टू क्रेडिट सीबीएसई स्कूल, स्कूल वालों का एग्जामेशन नहीं है ऑनलाइन जनरल के लिए, कॉलेज वालों को ही केवल एग्जामेशन है, तो ये टैक्सेबल हो जाएगी। सर्विस इन रिलेशन टू प्लेसमेंट ऑफ स्टूडेंट्स टू स्टैंडर्ड ए गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड वोकेशनल ट्रेनिंग कॉलेज, कॉलेज को सर्विस दी जा रही है प्लेसमेंट, स्टूडेंट का प्लेसमेंट से रिलेटेड, टैक्सेबल है, इसमें कोई एग्जामेशन नहीं है। एग्जाम रिलेटेड अगर सर्विसेज होती है तो वो एग्जाम होती है। चलिए जी, तो ये था हमारा एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड सर्विसेज के बारे में। तो ये कोई थर्ड पर्सन जो था वो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को सर्विस दे रहा था। किंजल चेक्ड इन एट द लेज टूरिस्ट लॉज, सही मजे हैं इनके, किंजल के, इन मदुरई, मदुरई घूम रही है। ऑन 15th March, the room rent for the same was 900 rupees per day for a single room. She checked out on 17th March and payment in respect of the same was received by the lodge via check at the time of checking out and entered in the books on the same day. The lodge decided to issue her the invoice on the same day, invoice भी दे दिया और जो पेमेंट आया उसकी अकाउंटिंग भी कर ली, सर्विस भी खत्म हो गई यहाँ पे साहब। अच्छा, the lodge decided to issue her the invoice on the same day when the amount would get credited in its bank account. जब पैसा, अभी तो चेक आया है पैसा, चेक को बैंक में जमा करेंगे, जब पैसा आएगा तब वो इनवॉइस इशू करेगा, ऐसा लॉज वाले ने विचार बनाया है। A lodging of hotel rooms which was exempted up to 1000 rupees earlier became taxable from 18th March, एक्चुअल चीज है, 2024 में नहीं, पिछले और साल में हुई थी। पहले 1000 रुपए से नीचे तक का होटल एग्जाम था, उसको भी गवर्नमेंट ने टैक्सेबल कर दिया कि कोई एग्जामेशन नहीं है होटल में जाने पे। तो साहब 18 मार्च को ये टैक्सेबल हो गई। अंडर जीएसटी लो डिटरमाइन टाइम ऑफ सप्लाई, अगर ये नहीं बताया तो हम लोग तो सीआरपी से में निकाल लेते साहब टाइम सप्लाई। अरे भाई जीएसटी में निकालेंगे, हमको पता है। सो डिटरमाइन द टाइम ऑफ सप्लाई एंड टैक्सेबिलिटी ऑफ द सर्विस ऑफ लॉजिंग in the hands of less tourist if the check gets credited into bank account on 20th March, 20 मार्च चेक का पैसा अकाउंट में आ गया। तो टाइम ऑफ सप्लाई सबसे पहले निकालते हैं।
तो 18th को रेट चेंज हुई है। इससे पहले सर्विस प्रोवाइड हो गई थी 17th को, क्योंकि उसने चेकआउट कर लिया था। तो सर्विस प्रोवाइड हो गई थी 17th को। अगर सर्विस 17th को प्रोवाइड हो गई थी, सर्विस कंप्लीट हो गई थी, तो उस केस में रेट रेट चेंज होने से पहले ही अगर सर्विस कंप्लीट हो गई थी, उस केस में जो इनवॉइस कौन सी डेट को कर रहा है ये बंदा, इनवॉइस कर रहा है जिस दिन इसके अकाउंट में पैसे आ गए 20 को। एंड पेमेंट, दोनों में से जो अर्लियर होगा वो होता है टीओएस। अब पेमेंट के लिए प्रोविजन ये है कि अगर रेट चेंज हो रहा है तो पेमेंट का प्रोविजन ये है कि इसको जो पैसा मिला है, जो इसके बैंक अकाउंट में जो पैसा आया है, वो कौन सी डेट को आया है, 20th मार्च को। और रेट चेंज हुआ था 18th मार्च को, यानी 2 दिन के बाद इसके अकाउंट में पैसा आ गया। यानी कि 4 दिन के अंदर अंदर अगर पैसा आ जाता है, अगर 4 दिन के अंदर अंदर पैसा आ जाता है रेट चेंज होने से, 4 वर्किंग डेज में, 4 वर्किंग डेज के अंदर अंदर अगर पैसा आ जाता है उसके बैंक अकाउंट में, एक्चुअल क्रेडिट आ जाता है रेट चेंज होने से 4 वर्किंग डेज के अंदर अंदर, तो यहाँ पे है कि हाँ आ गया 4 वर्किंग डेज के अंदर अंदर, तो उस केस में जो डेट ऑफ पेमेंट जो लेना होता है, अपने को पेमेंट की डेट लेनी होती है, वो होता है हमने बुक्स में जो एंट्री करी है, बुक्स में एंट्री करी थी इसने, पेमेंट की एंट्री करी थी 18th मार्च को। तो बुक्स में एंट्री करी थी 18th मार्च को बुक्स में, और एक्चुअल पैसा आया है 20th को अकाउंट में। दोनों में से जो अर्लियर होगा वो डेट मानी जाती है पेमेंट की डेट। तो ये पेमेंट की डेट हमने निकाल ली। इनवॉइस इसने 20th को किया, पेमेंट इसको 18th को आ गया था। सॉरी, इनवॉइस इसने 20th को किया, पेमेंट पेमेंट की एंट्री तो इसने 17th को कर ली ना, 18th को नहीं, 17th को कर ली। इसने 17th को चेक दे दिया था, तो चेक की एंट्री इसने 17th को कर ली। तो दोनों में से जो अर्लियर है, यानी 17th, सॉरी, तो दोनों में से जो अर्लियर होगा वो पेमेंट की डेट हो गई। अब अगर सर्विस इसकी 17th को हो गई थी, डेट चेंज होने से पहले हो गई थी, और तो उस केस में इनवॉइस और पेमेंट की जो डेट है, दोनों में से जो अर्लियर वाली डेट है, यानी कि 17th, वो हो जाएगी टाइम ऑफ सप्लाई। तो हमारा प्रोसेस क्या होगा कि सर्विस कब कंप्लीट हो गई थी, अगर रेट चेंज होने से पहले सर्विस प्रोवाइड हो गई थी, तो उस केस में इनवॉइस और पेमेंट दोनों में से जो अर्लियर होगा वो डेट हो जाएगी टाइम ऑफ सप्लाई। और इस दिन जो रेट एप्लीकेबल है जीएसटी की, इस दिन तो एग्जेम्प्ट ही था भाई। 18 से 18th से टैक्सेबल, सॉरी, इस दिन तो टैक्सेबल था, इस दिन तो एग्जेम्प्ट था, सॉरी, इस दिन एग्जेम्प्ट था, और 18th के बाद से टैक्सेबल हो गया वो। तो यहाँ पे इसको एग्जेम्प्ट रहेगा। टाइम टू सप्लाई हो जाएगी 17 मार्च, एंड टैक्सेबिलिटी एग्जेम्प्ट रहेगी, क्योंकि 18th से टैक्स लगना चालू हुआ था, 17 तक तो एग्जेम्प्ट ही थी। एलीट कार डेकोर्स इंपोर्टेड कार म्यूजिक सिस्टम्स एंड जीपीएस डिवाइसेस फ्रॉम जर्मनी। लो साहब, छोटी मोटी कंट्री से नहीं इंपोर्ट कर रहे हैं, वॉक्सवैगन के लिए इंपोर्ट करेंगे, क्योंकि वॉक्सवैगन जो जर्मन मेड कार है। द इंपोर्टर सबमिट्स द फॉलोइंग इश्यूज फॉर योर कंसिडरेशन। 10 जीपीएस डिवाइसेस वर पिल्फर्ड, पिल्फर्ड हो गई, छोटी मोटी चोरी हो गई, स्मॉल चोरी को बोलते हैं पिल्फर्ड। आफ्टर अनलोडिंग, अनलोडिंग होने के बाद, एंड बिफोर द प्रॉपर ऑफिसर हैज मेड एन ऑर्डर फॉर क्लियरेंस फॉर होम कंजम्पशन। ऑर्डर होने के, अनलोड होने के बाद पोर्ट पे अनलोड हुई थी, वहां से गायब हो गई। एलिट कार डेकोर सीक्स योर एक्सपर्ट एडवाइस विद रीजन, हमारी एडवाइस मांगने साहब रिगार्डिंग द इम्पैक्ट ऑन कस्टम ड्यूटी ऑन द सेड गुड्स। तो ये बोल रहा साहब मेरे को 10 जीबी डिवाइस तो वहीं पे लॉस्ट हो गई, मुझ पे जीएसटी कस्टम ड्यूटी का पेमेंट करना है या नहीं करना है। अगर पिल्फर्ड हुए हैं, अनलोडिंग के बाद हुए हैं, एंड बिफोर ऑर्डर फॉर क्लियरेंस हुए हैं, यानी पोर्ट पे ऑर्डर होने से पहले पहले पिल्फर्ड हो गए, तो इसको कस्टम ड्यूटी का पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। तो स्पेसिफिक तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, पिल्फर्ड होना चाहिए, अनलोड होने के बाद होनी चाहिए, और ऑर्डर होने से, ऑर्डर फॉर होम क्लियरेंस से पहले पहले हो जानी चाहिए। तो अब इसको कस्टम ड्यूटी का पेमेंट करने की जरूरत नहीं है, और इसने कर दिया तो रिफंड मिल जाएगा।
उसके बाद 30 म्यूजिक सिस्टम्स वर डैमेज्ड। लो साहब, डैमेज हो गए, टूट फूट हो गई। आफ्टर अनलोडिंग, कब हुए हैं डैमेज? आफ्टर अनलोडिंग, अनलोड होने के बाद डैमेज हुए हैं। एंड एग्जामिनेशन फॉर असेसमेंट बाय कस्टम अथॉरिटीज, अनलोड हो गए और कस्टम अथॉरिटी एग्जामिन करने आती है और उसके बाद में उसका असेसमेंट करती है, उस दौरान डैमेज हो गए। बट बिफोर एक्चुअल होम क्लियरेंस नहीं, आफ्टर अनलोडिंग एंड एग्जामिनेशन फॉर असेसमेंट बाय द कस्टम अथॉरिटी। देखो, अनलोड भी हो चुके हैं, प्लस एग्जामिनेशन भी कर लिया कस्टम अथॉरिटीज ने, उसके बाद में जाके डैमेज हुए। बट होम क्लियरेंस मतलब पोर्ट पे ही पड़े हुए थे, उसको लेके नहीं गया ये, उसके दौरान ये डैमेज हो गए। इट मे बी नोटेड दैट इंपोर्टेड म्यूजिक सिस्टम्स हैव नॉट बीन वेयरहाउस्ड, इसको वेयरहाउस नहीं किया गया था, पोर्ट पे थे, एग्जामिनेशन कर लिया कस्टम ऑफिसर ने, कस्टम ऑफिसर ने जब एग्जामिनेशन किया तब बराबर था, बढ़िया बढ़िया टकाटक चल रहा था, बेबी को बेस पसंद था, फुल बेस में चल रहा था म्यूजिक सिस्टम। बाद में डैमेज हो गई साहब, तो बाद में डैमेज हो गए तो कोई छूट नहीं मिलेगी, पूरा कस्टमर ड्यूटी पेमेंट करना पड़ेगा। अगर म्यूजिक सिस्टम का वैल्यू 1 लाख रुपीज का था, कस्टम वैल्यूएशन के अकॉर्डिंग जो भी वैल्यू था, उसके फुल वैल्यू पे उसको कस्टम ड्यूटी का पेमेंट करना पड़ेगा, कोई रिबेट नहीं मिलेगा, कोई एग्जाम्शन नहीं मिलेगा। एग्जाम्शन तभी मिलता है जब कस्टम ऑफिसर उसको चेक करने आए, उसके पहले ही डैमेज मिला उनको, तब वो एग्जाम्शन दे देते हैं कि भाई आपका डैमेज हो गया है, तो हम आपको एक काम करते हैं, आपका 1 लाख रुपीज का म्यूजिक सिस्टम आपने इंपोर्ट किया था, बट डैमेज होने की वजह से भी इसकी वैल्यू 60,000 रुपीज ही रह गई, अभी उतना बेस नहीं उठा पाएगा ये, तो 60,000 रुपीज पे ही हम लोग कस्टम ड्यूटी ले लेंगे, पूरे पे नहीं लेंगे। बट यहाँ पे एग्जामिनेशन के बाद डैमेज हुआ तो इसको एग्जाम्शन नहीं मिलेगा, और इसने वेयर हाउस में भी नहीं रखा है गुड्स को। अगर वेयर हाउस में रखा था और वेयर हाउस के अंदर डैमेज हो जाता है तो भी उसको मिल जाता है, तो भी उसको एग्जाम्शन मिल जाता है, रिबेट मिल जाता है। लेकिन वेयर हाउस वाला नहीं है ये सीन, ये अपने खुद के पास लेके गया है, तो यहाँ पे कोई इसको रिबेट नहीं मिलेगा। Decide with reason whether the registration is required under CGST Act in the following cases. रजिस्ट्रेशन चाहिए या नहीं चाहिए साहब बताओ? अ कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, साले पूरी दुनिया में बहुत तो थोड़े नंबर हैं इनके, और आ जाते हैं क्वेश्चन उठा के इनके ही। आईसीएआई भी क्या है कि बिल्कुल थ्योरी क्वेश्चन पूछती है जिनका प्रैक्टिकल रिलेवेंस बहुत कम होता है, ऐसा ही एक क्वेश्चन बेसिकली, क्योंकि बहुत ज्यादा सीटीपी वाले जो रजिस्ट्रेशन में बहुत थोड़े होते हैं। A CTP has provided, casual taxable person has provided interstate supply of notified products being textile hand printing amounting to rupees 19.25 lakhs. CTP ने इंटर स्टेट सप्लाई करी है नोटिफाइड प्रोडक्ट्स की, जिसके ऊपर में हैंड प्रिंटिंग हो रखी है ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जनवरी। दीज प्रोडक्ट्स वर मेड बाय क्राफ्ट्समैन ने बनाया ये, बाय बोथ हैंड एंड मशीन इक्वली, मशीन और हैंड्स को इक्वल बराबर बराबर यूज करके इसने ये गुड्स बनाए हैं। तो देखो, अगर इसने हैंड का यूज ज्यादा किया होता, प्रीडोमिनेंटली अगर इसने हैंड का यूज किया होता, हाथों से ज्यादा यूज किया होता, प्रीडोमिनेंटली अगर हाथों का ज्यादा यूज किया होता, तब तो उस केस में ये जो इसने 19.25 लाख रुपीज का ही इंटरेस्ट रेट सप्लाई किया है, तो इसको रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं होती, इसको बेसिक लिमिट मिल जाती, जो कि बेसिक लिमिट होती है इंटरेस्टेड सप्लाई के केस में 20 lakhs की। तो 20 lakhs रुपीज की इसको यहाँ पे लिमिट मिल जाती है हैंडीक्राफ्ट गुड्स के केस में। हैंडीक्राफ्ट गुड्स का अगर इसने सप्लाई किया, हाँ हैंडमेड गुड्स का अगर इसने प्रीडोमिनेंटली अगर हैंड से बनाया होता, तब तो इसको लिमिट मिल जाती, लेकिन ये प्रीडोमिनेंटली हैंड से बने हुए नहीं है, इसमें मशीन भी बराबर लगी हुई है, इसलिए इसको कोई हैंडीक्राफ्ट गुड्स का एग्जाम्शन नहीं मिलेगा, हैंडमेड गुड्स का एग्जाम्शन नहीं मिलेगा इस बंदे को। इंटरेस्ट रेट सप्लाई कर दी गुड्स की, बस।
गुड्स की इंटर स्टेट सप्लाई कर दी, यानी कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। तो गुड्स के केस में अगर कोई बंदा इंटर स्टेट कर देता है तो उसको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है। बस उसका एक एग्जम्पशन दिया हुआ है गवर्नमेंट ने कि भाई अगर आप हैंडमेड गुड्स का इंटर स्टेट कर रहे हो अप टू 20 lakhs तक का, तो आपको जरूरत नहीं है। बट यहाँ पे हैंडमेड गुड्स कौन से होने चाहिए, जो जो कि प्रीडोमिनेंटली हैंडमेड होने चाहिए, मतलब ज्यादा उसमें जो हैंड का, हाथों का उपयोग उसको बनाने में ज्यादा होना चाहिए। यहाँ पे तो मशीन का भी बराबर उपयोग हुआ है, इक्वली उपयोग हुआ है, इसलिए ये इस पे एग्जाम्पशन नहीं है, इसको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। सेकंड है, तो ये बात हमको लिखनी पड़ेगी कि देखो एग्जाम्पशन मिलता है अगर प्रीडोमिनेंटली हैंड से बने हुए गुड्स होते हैं, तो उस केस में एग्जेम्प्टेड होता है, मतलब उसको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है, इंटर स्टेट सप्लाई भी किया तो। बट यहाँ पे क्योंकि प्रीडोमिनेंटली हैंड से बने हुए नहीं है, इसलिए यहाँ पे इसने इंटर स्टेट सप्लाई का जो एग्जाम्पशन है वो यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा, और इसको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। मिस्टर चंदू ऑफ दिल्ली डूइंग ट्रेडिंग बिजनेस अक्रॉस इंडिया एंड हिज इंट्रा स्टेट टर्नओवर डिटेल्स आर एज फॉलोज। ये बंदा चंदू दिल्ली का रहने वाला है, बट इसने पूरे इंडिया में बिजनेस फैला रखा है। बट ये जो सब बिजनेस करता है वो इंट्रा स्टेट टर्नओवर ही करता है। तो इसने दिल्ली में इसके पास एक शॉप रहेगी, उसने इसने वहां से उसने टैक्सेबल सप्लाई करी 18 lakhs की, बट दिल्ली के कस्टमर्स को सेल किया इसने। तो इसने आंध्रा में भी एक अपना शॉप लगा रखा है, वहां से इसने एग्जाम सप्लाई करी है 10 lakhs की, बट वहां पे भी केवल इंट्रा स्टेट ही की है। और इसने तमिलनाडु में भी अपना एक बिजनेस लगा रखा है, वहां से टैक्सेबल और एग्जेम्प्टेड सप्लाई करी है 5 and 6 lakhs। तो देखो क्या इसको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। तो अगर कोई बंदा मल्टीपल स्टेट से बिजनेस करता है तो कंपलसरी रजिस्ट्रेशन वैसे रिक्वायर्ड नहीं है, उसको टर्नओवर का लिमिट मिल जाएगा, क्योंकि हर स्टेट से वो इंटर स्टेट सप्लाई कर रहा है। हाँ, किसी भी स्टेट से अगर उसने इंटर स्टेट सप्लाई कर दी तो उसके लिए गुड्स की, तो उसको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन में आ जाता है, बट ये इंट्रा कर रहा है तो कंपलसरी में नहीं आएगा। अब इसका टर्नओवर देखना पड़ेगा, और टर्नओवर के डेफिनेशन में टैक्सेबल भी लेना है, एग्जेम्प्टेड भी लेना है, और पूरे इंडिया का टर्नओवर लेना है इसका। तो यहाँ 18 ये एक हो गया, 18 प्लस 10 हो गया एक स्टेट से, और यहाँ पे इसका 5 and 6, 5 + 6, तो 11 ये हो गया। तो 18 और 10 28 और 11 39 lakhs का इसका टर्नओवर है ऑल इंडिया का। अब ये कहाँ कहाँ से बिजनेस कर रहा है, दिल्ली से कर रहा है, आंध्रा से कर रहा है, एंड तमिलनाडु से कर रहा है। वो 4 स्टेट जिसमें 10 लाख का टर्नओवर होता है, 10 लाख का ही एग्रीगेट टर्नओवर 10 lakhs तक अलाउड है, वो 4 स्टेट्स में ये तीनों भी स्टेट्स नहीं आते हैं। फिर नेक्स्ट 6 स्टेट्स ऐसे हैं जहां पे 20 lakhs का लिमिट है, उसमें भी ये तीनों स्टेट्स नहीं आते हैं, दिल्ली आंध्र तमिलनाडु। तो इसको मिलता है लिमिट 40 lakhs का लिमिट मिल जाता है, 40 lakhs का इसको लिमिट मिल जाता है यहाँ पे। इसका एक्चुअल टर्नओवर 39 lakhs ही है, इसलिए इसको रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। तो जो बातें मैंने अभी बोल के बताई है वही एग्जाम में लिखनी है। उसके बाद है स्वाति कॉरपोरेशन इज ए पीएसयू स्वाति कॉरपोरेशन is a PSU registered in Karnataka for entertainment event in Bengaluru and at Mumbai. Entertain entertainment event ये लेने जा रहे हैं। स्वाति has given contract to Mr. Mast Nath, a renowned artist registered in Maharashtra, to perform a contemporary Bollywood song. मस्त नाथ को जो है बॉलीवुड सॉन्ग परफॉर्म करना है, डांस करना है, गाना है, कुछ बताया नहीं है, कुछ भी करना है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। Swati Corporation agreed to pay 1239 and 1829 inclusive of GST for Mumbai and Bengaluru events respectively. So, Swati Corporation seeks your advice regarding amount of TDS to be deducted assuming GST rate 18%. तो
CGST, SGST, IGST की रेट से पहले तो ये निकालना है कि इस ट्रांजेक्शन में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा। तो इसको डांस करने का कॉन्ट्रैक्ट दिया है, ये म्यूजिक परफॉर्म करने का इसको कॉन्ट्रैक्ट दिया है। आर्टिस्ट है, ये परफॉर्म करने वाला है। तो अगर आर्टिस्ट परफॉर्म करता है किसी इवेंट में तो उसका प्लेस ऑफ सप्लाई जो होता है वो प्लेस ऑफ सप्लाई रजिस्टर्ड प्लेस, जो रिसिपिएंट का जो लोकेशन होता है ना, LOR, लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट इज द POS। इफ रिसिपिएंट का जो लोकेशन है वो होता है POS। अगर कोई आर्टिस्ट परफॉर्म कर रहा है किसी इवेंट में, तो क्योंकि ये जो पर्सन है स्वाति, ये रजिस्टर्ड है जीएसटी में। तो अगर पर्सन रजिस्टर्ड है जीएसटी में, तो उस केस में जो लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट है, इस केस में परफॉर्मेंस, आर्टिस्ट परफॉर्मेंस के केस में लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। तो ये लोकेशन ऑफ पीओएस हो गया हमारा कर्नाटका, पीओएस हो गया कर्नाटका। लोकेशन ऑफ सप्लायर हो गया कहाँ पे, सप्लायर है बॉम्बे का। जो नाथ है, मिस्टर मस्त नाथ जो है वो है मुंबई के। तो ये चार्ज करेंगे आईजीएसटी दोनों ही ट्रांजेक्शन में, चाहे इवेंट मुंबई में हो चाहे कर्नाटका में हो। पीओएस हो जाता है लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट, रिसिपिएंट का लोकेशन इज द पीओएस। ये लोकेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी इज नॉट द पीओएस। अगर हम एडमिशन करते हैं, यानी उसमें एंट्री का अगर कोई चार्जेस पे करते हैं, इमूवेबल प्रॉपर्टी में एंट्री करने का, या इमूवेबल प्रॉपर्टी को बनाने से रिलेटेड कोई सर्विस प्रोवाइड करी जा रही है, तो उस केस में वो प्रॉपर्टी की लोकेशन होती है पीओएस। बट ऐसी ये सर्विस वैसी नहीं है, इवेंट में परफॉर्म करने की एक्टिविटी है, रजिस्टर्ड पर्सन को दी जा रही है। तो लोकेशन ऑफ रिसिपेंट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई, आईजीएसटी लगेगा दोनों ट्रांजेक्शन में। ये टीडीएस काटेगा। 1239 एंड 1829 ये इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी है, तो हम जीएसटी हटा के कैलकुलेट करेंगे इसमें, क्योंकि जो टीडीएस जो करता है वो बेसिक अमाउंट पे करता है। 1239 डिवाइडेड बाय 1.18, तो 10,50,000 रुपीज का अमाउंट आ गया पहले केस में, 1050। इसके ऊपर में आईजीएसटी का टीडीएस कटेगा 2%, तो 1050 का 2% हो गया हमारा 21,000 रुपीज। ऐसे ही सेकंड का भी निकल जाएगा सेम तरीके से।
हेलो, हेलो, हेलो।
हेलो। हम्म। हेलो।
Next question, with reference to the Customs Act 1962, decide the validity of the following independent cases with the proper legal provisions. Smooth Rubber Limited is a 100% EOU located in a special economic zone. 100% EOU है जो SEZ में located है. It imported certain items from China for its production process. Custom officer proposed to impose anti-dumping duty. Anti-dumping duty on such imports. The importer contends that no anti-dumping duty can be imposed on imports by 100% EOU under any circumstances. तो हमको ये जो स्टेटमेंट है उसकी वैलिडिटी के बारे में बात करनी है. वैलिडिटी के बारे में बात करनी है. तो देखो 100% EOU अगर इंपोर्ट करता है तो उस केस में उनके ऊपर में जनरली एंटी डंपिंग ड्यूटी नहीं लगती है. उसके केवल दो एक्सेप्शन है. जनरली नहीं लगती है लेकिन दो एक्सेप्शन है जिसमें उसकी एंटी डंपिंग ड्यूटी लग सकती है. पहला ये है कि अगर स्पेसिफिकली मेंशन कर दिया हो कि एंटी डंपिंग ड्यूटी लगेगी तो लग सकती है. सेकेंडली अगर ईओयू ने या 100% ईओयू ने या एसईजेड यूनिट ने जो गुड्स इंपोर्ट किया है उसको या तो उसने डोमेस्टिक मार्केट में सेल कर दिया गुड्स को एज इट इज, या फिर उससे कुछ मैन्युफैक्चरिंग करके और फिर डोमेस्टिक मार्केट में इंडियन मार्केट में उसको सेल कर दिया, एक्सपोर्ट नहीं किया. नाम तो इसका एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट है लेकिन समहाउ कोई गुड्स को अगर इसने एक्सपोर्ट नहीं किया और इंडिया में ही सेल कर दिया है तो उस केस में एंटी डंपिंग ड्यूटी लग जाएगी. तो इसके दो ये एक्सेप्शन है. तो ये जो स्टेटमेंट है वो पूरी तरह से वैलिड नहीं है, पार्टली वैलिड है. दो सर्कमस्टांसेस में उसको एंटी डंपिंग ड्यूटी पे करनी पड़ेगी. कस्टम डिपार्टमेंट प्रपोज टू इम्पोज एंटी डंपिंग ड्यूटी रेट्रोस्पेक्टिवली. रेट्रोस्पेक्टिवली ये करना चाहता है और इंपोर्टर एसोसिएशन बोल रहा है कि कैन नॉट बी लेविड रेट्रोस्पेक्टिवली. मतलब जिस दिन गवर्नमेंट को पता लगा कि भाई मैं गवर्नमेंट ने सोचा कि आज ये बोल रहे हैं कि मुझे ड्यूटी लगानी, मतलब नोटिफिकेशन निकाल रहे हैं तो क्या रेट्रोस्पेक्टिवली ड्यूटी लगा सकते हैं? यानी पास्ट में जो इंपोर्ट ऑलरेडी हो चुका है उस पर भी क्या ड्यूटी लगाई जा सकती है, एंटी डंपिंग ड्यूटी? आंसर इज यस. 90 डेज पीछे तक की डेट पे एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई जा सकती है अगर कंडीशंस, अगर जो उसको गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि भाई जो इंजरी है, जो एंटी डंपिंग ड्यूटी की क्यों लगाई जाती है ताकि डोमेस्टिक मार्केट को इंजरी होने से रोका जा सके. वो ऑलरेडी इतना ज्यादा इंपोर्ट हो चुका है, इतना ज्यादा ऑलरेडी इंपोर्ट हो चुका है कि अगर हमने रेट्रोस्पेक्टिवली ड्यूटी नहीं लगाई तो वो जो इंजरी जो है वो हम लोग उसको वो नहीं कर पाएंगे, इंजरी को हम लोग गुड नहीं कर पाएंगे, उसको बेटर नहीं कर पाएंगे. तो रेट्रोस्पेक्टिव ड्यूटी लगा सकते हैं बट मैक्सिमम फॉर 90 डेज. Discuss the validity of the following cases. CGST officer has issued a notice under section 74 subsection 1 against which appeal was preferred by the SSC. Appellate authority concluded that notice issued under 74 is not sustainable for the reason that charges of fraud had not been established. 74 कब लगता है? जब फ्रॉड का केस होता है. तो फ्रॉड का केस लगा के इसने, फ्रॉड के केस में इन्होंने शोकॉज नोटिस इशू किया और एसएससी कोर्ट में गया. कोर्ट ने बोला कि फ्रॉड तो नहीं है, फ्रॉड तो नहीं किया हुआ. हाँ, इसने टैक्स इवेजन जरूर किया रहेगा लेकिन फ्रॉड नहीं है, नॉन फ्रॉड का केस है ये. नाउ द ऑफिसर विशेस टू डिटरमाइन द टैक्स पेएबल बाय ट्रीटिंग द सेड नोटिस एज इफ इट वाज इशूड अंडर सेक्शन 73. ऑफिसर बोलता चलो ठीक है फ्रॉड मत मानो बट 73 में तो शोकॉज दूंगा ना मैं. 73 का ऑफिसर जो है 73 में रहता है. इज द एक्शन ऑफ द ऑफिसर वैलिड? तो आंसर इज यस. अगर फ्रॉड का केस नहीं है तो वो जो नोटिस उसने दिया है वो नोटिस अपने आप में ही 73 में फॉल हो जाएगा और 73 में नॉन फ्रॉड का अंदर उसकी प्रोसीडिंग चालू हो जाएगी, प्रोवाइडेड कि जो उसने शोकॉज नोटिस दिया था वो विद इन दी 73 की टाइम लिमिट में दिया हुआ हो. तो 73 की जो टाइम लिमिट है वो है 2 years and 9 months from ड्यू डेट ऑफ एनुअल रिटर्न. अगर इस पीरियड में उसने शोकॉज नोटिस दिया था, कौन सा वाला? 74 वाला. ये टाइम लिमिट ऐसा सेक्शन 73 के लिए अप्लाई होती है लेकिन उसने जो पहले शोकॉज दिया था वो 74 का दिया था. कोई बात नहीं, बाद में कोर्ट ने बोला नहीं 74 नहीं लगेगा, 73 लग सकता है इसके ऊपर में. तो उसी नोटिस को 73 में मान लिया जाएगा प्रोवाइडेड
कि जो ओरिजिनल उसने जो नोटिस दिया था वो 2 years 9 months में दिया हो फ्रॉम ड्यू डेट ऑफ एनुअल रिटर्न। CGST officer issued an adjudication order which did not specify payment of interest। ऑर्डर पास कर दिया ऑफिसर ने, शोकॉज आया, उसके बाद ऑर्डर पास कर दिया और उसमें इंटरेस्ट का अमाउंट कितना पे करना है टैक्स पेयर को वो उसने लिखा नहीं। RCC contends that interest cannot be demanded as the said order is silent on the same। RCC बोल रहा है कि देखो आपने ऑर्डर में लिखा नहीं कि मुझे कितना इंटरेस्ट पेमेंट करना था, तो अब मेरे से आप इंटरेस्ट नहीं ले सकते हो। ऑर्डर में जो आपने लिख दिया वही मैं पेमेंट करने के लिए लायबल हूँ। आंसर इज इट इज ए रॉन्ग कंटेंशन, ये इनवैलिड है टैक्स पेयर का कंटेंशन। इवन इफ ऑर्डर में इंटरेस्ट नहीं भी लिखा है तो भी सेक्शन 75 बोलता है कि ऑटोमेटिकली उसके ऊपर में इंटरेस्ट फिर भी आएगा, एज पर प्रोविजन इंटरेस्ट आएगा, उसमें नहीं भी लिखा है तो भी। Mr. Pappu is aggrieved by the order of revisional authority and wants to make an appeal to the first appellate authority। पहली बात तो ये है कि रिविजनल अथॉरिटी का जो ऑर्डर है उसके अगेंस्ट में अगर अपील करनी है तो वो ट्रिब्यूनल में होती है, फर्स्ट अपील अथॉरिटी के पास नहीं होती है। नेक्स्ट पॉइंट, व्हाइल कमेंटिंग ऑन द डिसीजन ऑफ मिस्टर पप्पू यू आर ऑल्सो रिक्वायर्ड टू स्टेट द, तो ये तो हमने ऑलरेडी बता दी कि फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी के पास में अपील नहीं होगी, ट्रिब्यूनल में जाना पड़ेगा अपील करने के लिए। स्टेट द पावर्स ऑफ द रिविजनल अथॉरिटी टू रिवाइज द ऑर्डर्स पास्ड बाय द सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स अंडर सेक्शन 108। तो रिविजनल अथॉरिटी की क्या पावर है? रिविजनल अथॉरिटी क्या करेगा? अगर स्टेट उसने खुद ने रिविजनल अथॉरिटी को लगता है कि भाई ये ऑर्डर में कुछ गलती है, या स्टेट का कमिश्नर ने उसको बताया है कि भाई इसको आप एक बार एग्जामिन करो, और एक और केस है ऑन इज ऑन मोशन, अगर आरए ने खुद को ही लगता है कि इसको रिवीजन करना चाहिए इसका, या फिर एसजीएसटी के कमिश्नर ने उसको इन्फॉर्म किया है कि इसको आप एक बार एग्जामिन करो, तो उस केस में, या फिर उसको कोई इंफॉर्मेशन मिली है कि भाई इसमें कुछ फ्रॉड हो सकता है, इसमें कुछ गलती हो सकती है, तीन केसेस में अगर ये तीन कारणों की वजह से आरए रिविजनल अथॉरिटी रिकॉर्ड्स मंगवा सकती है, किससे? जिस ऑफिसर ने उसकी ऑडिट करी थी, जिस ऑफिसर ने उसका ऑर्डर पास किया था, उससे वो रिकॉर्ड मंगवाएगी, रिकॉर्ड मंगवा के उसको एग्जामिन करेगी, और उसको प्राइमा फेसी लगता है कि एरोनियस है या इलीगल इम्प्रॉपर है, एरोनियस एंड इलीगल इम्प्रॉपर अगर ये ऑर्डर है उसको ऐसा लगता है, तो फिर वो उसको स्टे कर देगी ऑर्डर। अभी एक बार स्टे लगा देगी कि भाई ये ऑर्डर पास हुआ है, इसको स्टे कर देते हैं। उसके बाद में आफ्टर गिविंग द पर्सन कंसर्न एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, अब जो टैक्स पेयर को अपॉर्चुनिटी, हियरिंग का अपॉर्चुनिटी देके और इंक्वायरी वगैरह करके उसके बाद में फिर वो ऑर्डर पास करेगी जो भी उसको प्रॉपर लगता है, इंक्लूडिंग एनहेंसिंग और मॉडिफाइंग और एनेलिंग द सेड ऑर्डर। ऑर्डर को पूरा ही खत्म कर सकती है या उसकी डिमांड को बढ़ा सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। तो ये है उसका पावर ऑफ द आरए के अंदर में, ये हमको लिखना होगा, ये 3 पॉइंट लिखने होंगे पावर ऑफ आरए के अंदर। पावर्स ऑफ आरए का क्वेश्चन आता है तो 3 पॉइंट लिखने पड़ेंगे। व्हाट इज द टाइम पीरियड फॉर रिविजनल अथॉरिटी टू एक्सरसाइज द पावर ऑफ रिविजन? रिविजन कब कर सकते हैं? ऑर्डर पास होने से 6 मंथ्स ऑलरेडी निकल चुके हो, उसके बाद आरए कर सकते हैं, आरए इसको रिविजन कर सकता है, 6 मंथ्स निकल जानी चाहिए, एंड मैक्सिमम 3 इयर्स जो है ऑर्डर के डेट से 3 इयर्स के अंदर अंदर कर सकते हैं। तो 6 मंथ्स के बाद में ग्रेटर देन 6 मंथ्स एंड लेस देन 3 इयर्स। What are the exceptions provided under subsection 2 of section 27 of Custom Act 1962 in which refund of duty and interest may be paid to the applicant? कस्टम एक्ट में कौन से ऐसे एक्सेप्शन है जिसके अंदर में रिफंड का जो अमाउंट है वो एप्लीकेंट को पे कर दिया जाएगा? देखो, जनरल प्रोविजन तो है कि जो भी बंदा रिफंड के लिए अप्लाई करेगा वो जो रिफंड का अमाउंट है वो कंज्यूमर वेलफेयर फंड में जाएगा, लेकिन उसके कुछ एक्सेप्शंस है जो कि सेक्शन नंबर 27 में दिए हुए हैं, और वो एक्सेप्शन हमारे इसमें हमारी जो बुक है उसमें कवर किए हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। ये एक्सेप्शंस है। इन फॉलोइंग सिचुएशंस रिफंड अमाउंट विल बी पेड टू द एप्लीकेंट। Importer exporter has not passed duty incidence to another person. Buyer who filing refund not passed incidence of duty and interest.
जो बायर है उसने इंसिडेंस आगे पास ऑन नहीं किया, खुद नहीं बेयर किया। इंपोर्ट बाय इंडिविजुअल फॉर पर्सनल यूज, रिफंड ऑफ एक्सपोर्ट ड्यूटी ऑन रिटर्न ऑफ गुड्स। एक्सपोर्ट ड्यूटी का पेमेंट किया था जब हमने एक्सपोर्ट किया था, और वो जो बाहर वाली पार्टी उसने रिटर्न कर दिया गुड्स को, तो एक्सपोर्ट ड्यूटी का रिफंड मिल जाएगा। ड्रॉबैक का रिफंड मिल जाएगा, कोई अनजस्ट एनरिचमेंट का प्रोविजन नहीं लगेगा उसके ऊपर में, टैक्स पेयर को मिल जाएगा ड्रॉबैक का अमाउंट। ड्यूटी इंटरेस्ट borne by CG notified applicant, and if excess duty paid by importer before order for home consumption evident from sales or reassessed BOE। अगर ऑर्डर फॉर होम कंजम्पशन से पहले एक्सेस ड्यूटी का पेमेंट किया है और जिससे बीओई से पता लग जा रहा है, तो उसका रिफंड भी टैक्स पेयर को मिल जाएगा जिसने पे किया है, जो एप्लीकेंट है। तो इसके साथ ही हम आगे लास्ट क्वेश्चन में, जो कि थ्योरी के इसमें 4 क्वेश्चन है उसमें से एक ऑप्शनल है। ब्रीफली एक्सप्लेन द प्रोसीजर टू बी फॉलोड बाय अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग ऑन रिसीट ऑफ एप्लीकेशन फॉर एडवांस रूलिंग। एडवांस रूलिंग की एप्लीकेशन आने पे उसका क्या प्रोसीजर फॉलो करना है उसको। तो अपॉन रिसीट ऑफ एन एप्लीकेशन द एआर शैल सेंड ए कॉपी ऑफ एप्लीकेशन टू द ऑफिसर। तो पहले तो टैक्स ऑफिसर को भेजेंगे, भाई ऐसी एप्लीकेशन आई है, एंड उससे रिकॉर्ड्स मंगवाएंगे कि आपकी भी डेटा हमको बता दो, ऑफिसर की का भी पक्ष लेंगे वो। AAR may then examine the application along with the records and may also hear the applicant. Thereafter, he will pass an order either admitting or rejecting the application. तो ये फर्स्ट स्टेप है कि वो दोनों डॉक्यूमेंट को देख के ऑफिसर का और टैक्स पेयर का एग्जामिन करेगा, और फिर डिसाइड करेगा कि ये एप्लीकेशन को मेरे को आगे स्टडी करना है या मुझे यहीं पे रिजेक्ट मार देना है, एडमिट करना है या यहीं पे रिजेक्ट मार देना है। तो ये फर्स्ट स्टेप है, एडमिट या रिजेक्शन। और अगर एडमिट कर रिजेक्शन कर दिया तो बात ही खत्म, मतलब उसने उस एडवांस रूलिंग की एप्लीकेशन को एक्सेप्ट ही नहीं किया, नहीं उस पर कोई डिसीजन दिया ही नहीं, उस पर कोई डिसीजन दिया ही नहीं। अगर एडमिट किया है, एप्लीकेशन फॉर एडवांस रूलिंग विल नॉट बी एडमिटेड। अच्छा, एडमिट कब नहीं करेंगे? इन केसेस वेयर द क्वेश्चन रेज्ड इन द एप्लीकेशन इज ऑलरेडी पेंडिंग। अगर ऑलरेडी ऑफिसर ने कोई इंक्वायरी चालू कर दी है कि आपको जो है ये फ्रूट ड्रिंक है, ये फूड ड्रिंक पे जीएसटी आपने गलत 12% से नहीं भरना था, 18 से भरना था, ऑलरेडी ऑफिसर ने इंक्वायरी चालू कर दी है, ऑफिसर ने ऑलरेडी नोटिस दे दिया इस बात का, तो फिर उसके बाद एडवांस रूलिंग एप्लीकेशन नहीं लगा सकते। तो एडवांस रूलिंग एप्लीकेशन को वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे फिर उस केस में। अगर एप्लीकेशन रिजेक्ट करी जा रही है तो स्पीकिंग ऑर्डर पास करना पड़ेगा, मतलब लिखना पड़ेगा उसको, किसको? एडवांस रूलिंग अथॉरिटी को, कि वो क्यों रिजेक्ट कर रहा है, प्रॉपरली पूरा रीजन देकर उसको लिखना पड़ेगा। अगर एप्लीकेशन एडमिट करी जा रही है तो एआर सेल प्रोनाउंस इट्स रूलिंग ऑन द क्वेश्चन स्पेसिफाइड इन द एप्लीकेशन। तो अगर एडमिट कर लिया है, मतलब एप्लीकेशन को एडमिट कर लिया, उसके बाद उसको डिटेल में एग्जामिन करेंगे, और उसके बाद में जो भी क्वेश्चन रेज किए गए हैं, क्वेरीज डाली गई है, टैक्स पेयर ने जो भी क्वेरीज पूछी उसका आंसर करेंगे। बिफोर गिविंग द रूलिंग AAR मस्ट हियर द एप्लीकेंट। एप्लीकेंट को पहले हियर करना, सुनना उसकी बात को, उसके बाद ही डिसीजन देना है। अगर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है 2 मेंबर्स ऑफ AAR में, AAR के 2 मेंबर होते हैं, अगर उनमें एक दोनों में डिफरेंस है तो वो ट्रिपल AAR के पास भेजेंगे, ट्रिपल AAR के पास। ट्रिपल AAR में भी 2 मेंबर होते हैं, अगर उनमें भी डिफरेंस है, ट्रिपल AAR के 2 मेंबर में भी अगर डिफरेंस है ओपिनियन में, तो फिर वो रूलिंग ही पास नहीं करेंगे। और 90 डेज में ये पास करते हैं, विद इन 90 डेज, 90 डेज के अंदर में इनको रूलिंग देनी होती है। सेक्शन 158 of CGST Act lays down that the information obtained by a public servant from the record of any proceedings under the CGST Act is confidential and cannot be disclosed. Is there any exception? तो जो इन्फॉर्मेशन सबमिट करी जाती है, हम रिटर्न वगैरह फाइल करते हैं, वो एज पर सेक्शन 158 कॉन्फिडेंशियल है, लेकिन उसके एक्सेप्शन से, बहुत सारे एक्सेप्शन है उसके, ये 7-8 एक्सेप्शन दिया हुआ है, ये ऑलरेडी हमने स्टडी किया है, थ्योरी है, इसको आप जस्ट गो थ्रू कर लीजिएगा। उसके बाद है हु कैन ऑर्डर फॉर सर्च एंड सीजर अंडर द प्रोविजंस ऑफ CGST एक्ट। तो सर्च एंड सीजर का जो ऑर्डर देने का राइट है वो जॉइंट कमिश्नर के पास में। जॉइंट कमिश्नर को अगर रीजन टू बिलीव है कि कोई गुड्स या डॉक्यूमेंट सीक्रेट किए हुए, छुपाए हुए, और ऐसे कोर्स और डॉक्यूमेंट है जिसका कि कन्फिस्केशन करना जरूरी है, जो कि लाइबल टू कन्फिस्केशन है, तो उस केस में जेसी जो है ऑर्डर दे सकता है कि जाओ सर्च और सीज कर लो।
तो जॉइंट कमिश्नर कर सकता है। रीजन टू बिलीव होना चाहिए गुड्स लाइबल टू कन्फिस्केशन और एनी डॉक्यूमेंट और बुक्स और थिंग्स रिलेवेंट फॉर एनी प्रोसीडिंग। गुड्स लाइबल फॉर कन्फिस्केशन है, या डॉक्यूमेंट जो है वो प्रोसीडिंग करने के लिए, आगे इंक्वायरी करने के लिए जरूरत है, ये दो केस में, और वो छुपाए में आर हिडन इन एनी प्लेस, छुपाए में, तो फिर वो ऑर्डर पास कर सकता है। स्टेट सेलिएंट एस्पेक्ट्स ऑफ एडवांस ऑथराइजेशन फॉर एनुअल रिक्वायरमेंट्स फॉर एक्सपोर्टर्स। तो ऑलरेडी ये थ्योरी क्वेश्चन है, हमारे नोट्स में बहुत अच्छी तरीके से कवर किया हुआ है। एफटीपी का क्वेश्चन है ये, एडवांस ऑथराइजेशन फॉर एनुअल रिक्वायरमेंट। तो ये केवल उन्हीं इनपुट्स के लिए अवेलेबल होता है जिसका साइन नॉर्म्स दिया हुआ है, नॉट ऑन एडोक नॉर्म्स। जिसका साइन नॉर्म्स बना हुआ है, उन साइन नॉर्म्स वाले रॉ मटेरियल है, इनपुट्स है, उनके लिए ही एनुअल रिक्वायरमेंट वाला एडवांस ऑथराइजेशन दिया जा सकता है। यानी पूरे साल का ही एडवांस ऑथराइजेशन उसको एक ही बार में दे देंगे, कि उसको पूरे साल में कितनी इंपोर्ट करनी है उसका एक ही साल में दे देंगे। एक्सपोर्टर हैविंग एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस इन एटलीस्ट 2 प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, एंटाइटलमेंट ऑफ सीआईएफ वैल्यू ऑफ इंपोर्ट, वो कितने वैल्यू का उसको एडवांस ऑथराइजेशन दे देंगे गवर्नमेंट वाले, हायर ऑफ 300% ऑफ द एफओबी वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट डीम्ड एक्सपोर्ट इन द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर के एक्सपोर्ट वैल्यू का 300%, और ₹1 करोड़ विच एवर इज हायर का उसको एनुअल रिक्वायरमेंट के लिए एडवांस ऑथराइजेशन दिया जा सकता है। तो इसके साथ ही हमारी ये एमटीपी होती है कंप्लीट। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट एमटीपी के लिए, और अगर आपको ये लेक्चर्स अच्छा लगा हो तो और भी स्टूडेंट्स को शेयर करना नहीं मत भूलिएगा। और हमने पूरा कोर्स, फास्ट ट्रैक एंड रेगुलर कोर्स हमारा यूट्यूब चैनल पे फ्री है। आप पूरा कोर्स विद दी कॉन्सेप्ट लेक्चर्स एंड क्वेश्चन एंड आंसर अवेलेबल है, आप पूरा कोर्स उससे भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा बाय।